हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू। कैसे हो आप सब? अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या मेरी वॉइस आ गुड रही है? इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ बच्चे, जय जगन्नाथ। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो। सत श्री अकाल। हेलो, वॉइस आ रही है आपको मेरी? सर यस सर। आपकी बहुत कम वॉइस आ रही है बेटा, थोड़ा सा जय माइक रेज जगन्नाथ करें। सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बच्चे। गुड इवनिंग सर। वेरी जय गुड जगन्नाथ इवनिंग। जय श्री राम सर। जय श्री गुड राम इवनिंग बेटा। सर। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। राधे राधे सर। राधे राधे बच्चे। ओके, वॉइस आ रही है ना मेरी सबको? एक बार कृष्णा सेटल सर। हो जाए, सेटल हो जाए एक बार अपनी अपनी जगह पे जय सारे। श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा बच्चे, जय श्री कृष्णा। ओके, स्टार्ट करें फिर आज का ये लेक्चर। जी, कुछ कह रहे हो? नो नो। ओके ओके, ठीक है। सो वॉइस आ रही है आपकी, बहुत अच्छे से आ रही है मेरी तरफ, आप लोगों की वॉइस अच्छे से आ रही है, मेरी भी उम्मीद कर रहा हूँ सबकी तरफ अच्छे से आ रही है। और अब हम स्टार्ट करेंगे आज का ये लेक्चर, ठीक है ना? सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ रहे थे, आज लेक्चर नंबर 3 है इसका। आज क्या चर्चा करेंगे? आज वही बैंकिंग ऑफ रोड्स जो पढ़ रहे थे वहीं से शुरू करूंगा मैं, वही बैंकिंग ऑफ रोड पे करेंगे, एंड देन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये दो सर चीजें अपने आज हम वादा तो लोगों को पूरा नहीं करना है। किया। क्या चीज? सर अपने वादा एक दिया था वो पूरा तो नहीं किया सर आपने। कौन सा वादा? सर आप बोले थे कि ट्यूसडे को शायरी बोलेंगे पर आप बोले ही नहीं। आज क्या है? आज क्या है? आप बोले थे पर फिर बोले नहीं। नहीं, आज ट्यूसडे थोड़ा ना है, तुम्हें कल याद दिलाना चाहिए था। वही तो सर बोल रहे हैं। देख लो आपने कितने वादा पूरा नहीं भुलक्कड़ हो किया। यार तुम लोग, याद भी नहीं दिलाते। मैं कल याद करके आया था, आज तक मैं फिर भूल गया। मैं भी तो भुलक्कड़ हूँ। कल तो सर आप गुस्सा भी हो गए थे। गुस्सा हो गया था? तो थोड़ा थोड़ा गुस्सा तो आना चाहिए ना। डांट तो सुनोगे ही या नहीं सुनोगे? है ना? बिल्कुल सर। है ना? गुस्सा भी आशीर्वाद होता है टीचर का, इसको बहुत अच्छे से ग्रहण किया करो, ठीक है? जी। चलो ओके, स्टार्ट करते हैं फिर आज का ये थैंक यू। लेक्चर, ठीक है? ओके, शायरी क्या करते हो मुझे एक बात बताओ, रोज शायरी सुनने का क्या मजा है? कभी अदरक वाली चाय पी है? सर आप। चाय में कभी कभी अदरक अच्छी लगती है, रोज अदरक वाली चाय भी अच्छी सर नहीं लगती, तो थोड़ा शायरी भी कभी मोटिवेशन मिल कभार अच्छी जाता है। लगती है। सर और मैं भी पिए हैं शायरी और तभी आप। सुनाऊंगा जब कोई स्पेशल डे होगा, स्पेशल ओकेजन होगा, ठीक है ना? रोज शायरी नहीं। रोज मैं पढ़ाने आऊंगा, रोज शायरी सुनाऊंगा तो फिर शायरी का भी मजा खत्म हो यस जाएगा। सर। है ना? जी जी बेटा सर नहीं बोलो। सर कब कभी सर कभी आपने आप बोला था कि लाइक साइड। एक्स्ट्रा क्लास लूंगा फ्राइडे को। फ्राइडे नहीं, सैटरडे है, सैटरडे। सैटरडे को सर। सैटरडे को होगी एक क्लास, सैटरडे को होगी आपकी। ठीक ओके है? थैंक यू सर। ओके, मेरे को बोला है नहीं उन्होंने, एक्स्ट्रा क्लास होगी कंफर्म्ड है। सर। 4:15 पे आई गेस हमारी क्लास सैटरडे को होगी। ओके, मॉर्निंग में या इवनिंग में सर? सुबह 4:15 आओगे? 4:15 सर आओगे सर्कुलर सुबह? मोशन का ही टॉपिक होगा क्या? हाँ, इसी का कवर कराऊंगा, ठीक है ना? कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। तुम कहते हो मेरा टेस्ट अच्छा नहीं गया, तुम्हारे लिए मैंने एक क्लास और रख ली है, ठीक है ना? अब तो खुश हो? ठीक है, सर चलो। सुबह में ही रख दीजिएगा। अरे सुबह 4:15 भाई, मैं भी इतनी जल्दी नहीं आ पाऊंगा भाई, ठीक है ना? चलो, सर वो कितने टाइम तक होगा वो सैटरडे वाला क्लास? वही जो हमारी रेगुलर क्लास होती है वैसी उतनी ही ड्यूरेशन की होगी, प्रॉपर एक क्लास रखूंगा मैं, ठीक है? सर संडे को पावर आ रहा है क्या? संडे को आपका सिर्फ सर्कुलर मोशन आ रहा है बेटा, पर सर्कुलर मोशन में कुछ टॉपिक्स हैं जो वर्क पार के आ सकते हैं। ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में थोड़ा बहुत ऐसा कंसेप्ट है जो उससे रिलेटेड है, तो वो आ सकता है। ऐसा नहीं कि प्रॉपर वर्क पार एनर्जी आ रहा है, बट हाँ, सर्कुलर मोशन में भी आज कुछ टॉपिक पढ़ाऊंगा जो वर्क पार एनर्जी से रिलेटेड है। अब मैं चालू करता हूँ, ठीक है ना? ओके स्टार्ट सर। करते हैं आज का लेक्चर। जी तो सबसे पहले आप लोगों को याद है कल हमने बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ा था? किस किस को याद है जरा मुझे बताओ कि हम लोगों ने क्या ये पढ़ा था? क्या हमने बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट पढ़ा था? बेंडिंग वाला, बेंडिंग वाले में क्या आंसर आता था? और फिर आपने मुझे ये बताना है कि फ्रिक्शन वाले में क्या आंसर आता था जब फ्रिक्शन की हेल्प से मुड़ते थे, बेंडिंग है ना? बेंडिंग में क्या बेंडिंग आता वाले था? में v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। है ना? क्या आता था? अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो हम लिखते थे रूट अंडर टेन आर जी थीटा टेन और थीटा। आर जी, है ना? आर जी टेन थीटा, जिसको आप बोल रहे थे आर जी टेन थीटा। और फ्रिक्शन वाले केस में क्या होता था बोलो? टेन, रूट अंडर आर जी म्यू। है ना? तो टेन थीटा की जगह हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाता था। तो ये हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर कार पे ऐसे टर्न करना है, बैंकिंग ऑफ रोड की अगर हम बात करें, इस केस में हम लोगों ने देखा था हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आया था, रिमेंबर? मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला आया था, बता सकते हो मुझे? रूट अंडर, देखो बिल्कुल कुछ ऐसा ऐसा ही था, बट आरजी तो आएगा ही आएगा। जैसे यहाँ आरजी है,
यहाँ आर और जी है, रेडियस और जी है, वैसे ही यहाँ tan ऊपर theta। फॉर्मूले में क्या आया था, यहाँ से आया था 1 प्लस म्यू प्लस, सॉरी है ना, क्या आया था बोलो यहाँ से, म्यू प्लस म्यू टेन प्लस थीटा टेन या थीटा टेन बाय थीटा 1 प्लस माइनस म्यू, म्यू जो भी tan आप थीटा। लिखना चाहो यहाँ से लिख सकते हो, टेन थीटा प्लस म्यू एस या फिर म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ये हमारा आंसर आया था ना बच्चों, याद आ रहा है। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी जो आपको डायरेक्टली याद होगी नीट के लिए। अपने एग्जाम्स के लिए आप इसका डेरिवेशन भी कर सकते हो, क्योंकि आपके स्कूल एग्जामिनेशन में हो सकता है डेरिवेशन आ जाए, पर नीट के लिए आप लोगों को ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने हैशटैग बना दिया है, दिस इज हैशटैग, अपने दिमाग में घुसाओ इसको, फिट कर लो, ठीक है। सो ये फॉर्मूला है, अगर हमारी स्पीड मैक्सिमम होगी, अगर कोई मिनिमम स्पीड से टर्न कर रहा है, तो इतना याद रखना, जब हम मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहे थे, बिल्कुल यहां नजर रखो, अभी नोट मत करना, सुनो, जब हम मैक्सिमम स्पीड से टर्न कर रहे थे तो याद है, जब हम मैक्सिमम स्पीड से टर्न कर रहे थे तो फ्रिक्शन यहां लग रहा था, इफ यू रिमेंबर, जब मैक्सिमम स्पीड से टर्न कर रहे थे तो फ्रिक्शन यहां लग रहा था, क्योंकि इसकी स्किड करने की टेंडेंसी ऊपर की तरफ थी। और अगर वो क्वेश्चन में बोले नहीं मिनिमम वेलोसिटी से टर्न कर रहा है ना, अगर वो बोले मिनिमम वेलोसिटी से टर्न कर रहा है, उस केस में फ्रिक्शन कहां लगेगा, याद रखना, उस केस में अगर फ्रिक्शन की बात करें, अगर मिनिमम वेलोसिटी की बात करें कि गाड़ी मिनिमम वेलोसिटी से जा रही है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इसकी टेंडेंसी होगी नीचे स्लाइड करने की, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। बस इतना याद रखना कि अगर आप बहुत ज्यादा तेजी से चलाना चाहते हो, मैक्सिमम स्पीड निकालना चाहते हो, इफ यू वांट टू कैलकुलेट वी मैक्स, तो उस केस में चांसेस है कि ये स्किड करके ऊपर चले जाए, तो उसको स्किड करने से बचाने के लिए फ्रिक्शन नीचे लगता था। और अगर आपसे बोले वी मिनिमम, मतलब क्या मिनिमम स्पीड से आपको टर्न करना चाहिए, तो उस केस में हो सकता है अगर आप बहुत धीरे चल रहे हो तो आप स्लाइड करके नीचे आ जाओ रोड पे, तो इसको बचाने के लिए फ्रिक्शन लगता है ऊपर। और इस केस में भी फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले था। अब मैं पूरा डेरिवेशन नहीं करूंगा, आपको ये याद रख सकते हो, डायरेक्टली मैक्सिमम निकाल लिया तो मिनिमम में बस फ्रिक्शन इधर लगेगा, बस इतना याद रखना। और बिल्कुल सेम वैसा ही फॉर्मूला है, बस पता है फर्क क्या आ जाएगा, जो फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ा है ना बेटा, जहां आपने प्लस पढ़ा है वहां माइनस आ जाएगा, जहां माइनस पढ़ा है वहां प्लस आ जाएगा, तो सिर्फ इतना ही फर्क पड़ेगा फॉर्मूले में, यानी कि यहां से आ जाएगा टेन थीटा माइनस म्यू एस और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है ना। ये मिनिमम वेलोसिटी के लिए, मैक्सिमम का तो मैंने लास्ट टाइम डिराइव किया था, मिनिमम की डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, बस जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस कर लो, बस इतना आप लोगों को याद रखना है। क्योंकि अगर इससे कम स्पीड हुई तो गाड़ी अपने आप स्किड करके नीचे आ जाएगी, हम उसकी स्किडिंग नहीं चाहते, हम चाहते नहीं है कि गाड़ी स्किड कर जाए, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम क्या दोनों लर्न हो गए हैं फॉर्मूलास अच्छे से, अच्छे से लिख लो एक बार, मैक्सिमम वाला पता है तो मिनिमम वाला भी पता है, बस जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस, ठीक है। अभी भी इस फॉर्मूले को एक बार दोबारा से देखो, मैक्सिमम वाले फॉर्मूले को जरा यहां नजर डालो, सब यहां देखो एक बार, बहुत अच्छे से देखना बेटा, पहले पहले यहां देखो ध्यान से। अच्छा मैं बोलूं कि सर ये तो जनरल फॉर्मूला है ना, अगर इसी में मैं बोलूं कि मेरी रोड बैंक्ड नहीं है, अगर मेरी रोड बैंक्ड नहीं है तो थीटा कितना होना चाहिए था, बोलो 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 बोलो, अगर रोड बैंक नहीं है तो थीटा कितना होना चाहिए, सर जीरो। जीरो होना चाहिए। जीरो हो तो जाएगी सर। आप करके देखो, यहाँ थीटा को जीरो डाल के देखो क्या आ रहा है, करके देखो, सब डाल के देखो कि अच्छा अंडर अगर रूट रोड आर बैंक्ड जी। नहीं है, नो बैंकिंग, अगर वो बोले कि सर ये जनरल फॉर्मूला, इससे दोनों फॉर्मूले आने चाहिए, है ना, अगर रोड बैंक्ड नहीं है तो आप कहोगे सर इसका मतलब थीटा जीरो है क्या, हाँ, इसमें डाल के देखो, ये हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, अपने आप कितना आ जाएगा, म्यू एस आर जी, है ना। मतलब आप सिर्फ फ्रिक्शन की मदद से टर्न कर रहे हो, तो क्या यही वाला फॉर्मूला आ गया, आप देख सकते हो। मतलब अगर रोड बैंक्ड नहीं है तो अपना आप ये वाला फॉर्मूला आ गया, इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला डिराइव हो गया, देखो ध्यान से। और अगर आप कहो कि सर फ्रिक्शन नहीं है, सिर्फ बैंक्ड है, नो फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं है रोड पे और सिर्फ आपने बैंकिंग कर दिया है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर फ्रिक्शन नहीं है, मतलब म्यू एस को जीरो डाल दो। तो अगर आप म्यू एस को यहां जीरो डाल दोगे, यहां जीरो डाल दोगे, तो देख रहे हो कौन सा फॉर्मूला आ गया, उस केस में क्या फॉर्मूला आ गया, टेन थीटा आर और जी। समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, मतलब ये तो सर ये तो सबसे बड़ा फॉर्मूला हो गया, इससे तो मैं ये और ये दोनों केसेस निकाल सकता हूं, ये दोनों केसेस इस फॉर्मूले से आ सकते हैं। ये सबसे जनरल फॉर्मूला हो गया, क्योंकि इसमें हमने फ्रिक्शन भी लिया था, बैंकिंग भी लिया था। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो म्यू एस को जीरो डाल दो इस फॉर्मूले में, और अगर बैंकिंग नहीं है तो टेन थीटा को जीरो डाल दो, तो ये दोनों फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से आ सकते हैं। ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है, ठीक है, नोट करो जल्दी से।
सर जी बेटा। सर जैसे मतलब वो जो वी मैक्स का जैसे डेरिवेशन आप बोल रहे थे स्कूल वाले एग्जाम में आते हैं, वैसे वो मिनिमम का भी डेरिवेशन आता है? मिनिमम का मैंने देखा नहीं, क्योंकि जो हमारी बुक्स में है ना वो जी। मैक्सिमम वाला ही डेरिवेशन है ना। मिनिमम वाला एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। सो फिर बिल्कुल। अगर आ भी जाए, वैसे आप ट्राई कर सकते हो, ऐसे कोई खास नहीं है, बस जहां आपने एफएस मैक्स वाला डेरिवेशन किया था ना, वहां बस एफएस मैक्स को यहाँ लगा देना, कंपोनेंट लोगे तो जी आ सर। जाता है वो भी ऐसे डिराइव करके, सब कुछ वैसे आता है। जहां वो प्लस होना था वहां बस माइनस हो जाता है, इसलिए नेगेटिव साइन उल्टे आ जाते हैं, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव आता है, ठीक है ना। बट मैंने बिल्कुल। देखा नहीं है कि स्कूल वाले भी आपको स्कूल एग्जाम्स में, आपको स्कूल में जब कराएंगे तो आप देखना वी मिनिमम वाला मुश्किल ही है, नहीं कराते हैं वो डेरिवेशन, ये वाला जरूर कराते हैं, ठीक है। बिल्कुल। थैंक यू सर। सो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दूना बढ़ जाऊं ना, क्योंकि नोट तो कर लिया था। ये देखो यहाँ मैंने इसका पूरा का पूरा डिटेल करा दिया है कि जो आपकी स्पीड है वो वी मैक्स और वी मिन के बीच में होगी, तो आप स्किड नहीं करोगे, मतलब इससे क्या होनी चाहिए कम, और इससे क्या होनी चाहिए ज्यादा। आप इस स्पीड में आप आराम से अपनी गाड़ी को चला सकते हो। ज्यादा कम कर दोगे तो नीचे स्किड कर जाओगे, ज्यादा बढ़ा दोगे तो ऊपर की तरफ स्किड कर जाओगे। तो सेफ स्पीड ये है कि आप इस स्पीड में चलाओगे तो आपकी गाड़ी मस्त चलेगी, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, और ट्रैवल करोगे आप बहुत सेफली, यानी कि अपनी स्पीड मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में रखनी चाहिए। तो इसलिए साइन बोर्ड लगा होता है, वहां हमें सिर्फ मैक्सिमम स्पीड बताते हैं, मिनिमम नहीं बताते। अब आप सोच रहे हो कि सर ऐसा क्यों होता है, हमें कभी साइन बोर्ड पे मिनिमम स्पीड तो दिखती नहीं है। कभी देखिए आपने ऐसा लिखा होता है गाड़ी से तेजी चलाना, नहीं लिखा होता ना। ये तो लिखा होता है कि इससे धीरे चलाना, स्पीड लिमिट लिखी होती है कि इससे तेज मत चलाना। धीरे वाला इसलिए नहीं लिखता क्योंकि ऑलरेडी जो वो हमारी बैंकिंग है ना वो इतनी ज्यादा नहीं करते, इतनी कम बैंकिंग करते हैं कि वो आपके एंगल ऑफ रिपोज से कम होती है। याद है एंगल ऑफ रिपोज पढ़ा था, कुछ कुछ याद है आपको, एंगल ऑफ रिपोज पढ़ा था, जब मेरा एंगल है ना टेन थीटा म्यू एस के इक्वल हो जाता था, याद आ रहा है। जब भी टेन थीटा मेरा क्या हो जाता था, म्यू एस के इक्वल हो जाता था, उस केस में ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, स्लाइड कर सकता है। तो हम अपना एंगल इतना कम रखते हैं कि वो एंगल ऑफ रिपोज से क्या होता है बोलो, कम होता है, मतलब ऑब्जेक्ट स्लाइड नीचे करेगा ही नहीं। तो इसमें कभी हमें यह डर नहीं होता, अगर हम अपनी गाड़ी को खड़ा भी कर देना सड़क पे तो कभी नीचे स्लाइड करके नहीं आती है। इसलिए हमें कभी मिनिमम स्पीड नहीं दिखाई जाती, मिनिमम स्पीड 0 ही हो जाती है उस केस में। तो हम लोगों को हमेशा मैक्सिमम लिमिट्स बताई जाती है कि इससे तेज मत चलाना। आपसे पूछा जा सकता है कभी मिनिमम स्पीड क्यों नहीं लिखते, वैसे तो मुश्किल ही है ये क्वेश्चन पूछे, पर फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, जनरल नॉलेज होनी चाहिए। आपसे कोई पूछ सकता है कि यार मिनिमम स्पीड तो कभी नहीं लिखी होती सड़क पे, सर ने तो पढ़ाया था आपकी स्पीड इसके और इसके बीच में होनी चाहिए, बट हम तो गाड़ी रोक भी देते हैं उस पे, हाईवे पे कभी हमारी गाड़ी स्लाइड नहीं करती, क्योंकि हम अपना एंगल इतना छोटा रखते हैं कि वो स्लाइड करेगा ही नहीं। यानी कि जो मेरा जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल जो भी मेरा बैंक्ड एंगल है, वो एंगल ऑफ रिपोज से क्या होता है, जो भी मेरा बैंक्ड एंगल है वो एंगल ऑफ रिपोज से कम होता है। तो उस केस में आपकी गाड़ी स्लिप नहीं करेगी, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया प्रैक्टिकली वी मिनिमम इक्वल्स टू 0, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं अपना एंगल ऑफ रिपोज से कम रखता हूं। तो हमें अपनी स्पीड इसके और 0 से बड़ी रखनी होती है, क्योंकि हम इस तरीके से चूज कर लेते हैं, अपनी सड़कें इस तरीके से बनाते हैं कि खड़े खड़े गाड़ी स्लाइड ना कर जाए। ऐसा ना हो कि मैंने यहाँ गाड़ी खड़ी है और नीचे की तरफ खिसक है, नहीं, इतना फ्रिक्शन है कि उसको नीचे नहीं आने देगी, ठीक है। जस्ट इसमें ये लिखना, बाकी चीजें आप लोग बाद में नोट करना, बस ये मेन बात लिखो, ज्यादा कॉपी ऐड करने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल रट रहे हो, बिल्कुल लिख रहे हो, ठीक है ना। बस इतना याद रखो, ये छोटी छोटी चीजें, फ्रिक्शन ऊपर भी लग सकता है नीचे भी लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन स्पीड, याद रखना। रटना मत कि फ्रिक्शन नीचे ही लगेगा, ये भी मत रखना कि सर फ्रिक्शन ऊपर ही लगेगा, कहीं भी लग सकता है। ज्यादा तेज चलाओगे तो फ्रिक्शन नीचे, बहुत धीरे चलाओगे तो फ्रिक्शन ऊपर, इतना आप याद रख सकते हो, दोनों डायरेक्शन में लग सकता है फ्रिक्शन। चलो क्या ये क्वेश्चन कर लोगे, सभी ट्राई करो जल्दी से, फटाफट जल्दी से करो। ये मैंने होमवर्क में भी डाला था क्या, 24 करा था ये, होमवर्क में डाला था मैंने, यस सर। है ना। चलो सब ट्राई करो, बाकी बच्चे जिन्होंने ट्राई नहीं किया जल्दी से करो। फॉर्मूला बेस्ड है ना, सिर्फ फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा। करो करो करो, ट्राई करो, एग्जैक्ट आंसर भी आ सकता है अगर आप थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करो। सर जी बेटा 24 24, ऑप्शन सी। यस सर। ओके जल्दी से करो सभी, फॉर्मूले में डाल दो। 24। फॉर्मूला पढ़ा अभी, क्या फॉर्मूला, चलो मेरे साथ रिपीट करते हैं। फॉर्मूला क्या था, आर जी, है ना, यही फॉर्मूला था ना, म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, यही फॉर्मूला है। और थीटा अपने पास कितना है बोलो, 45 डिग्री है इस क्वेश्चन में। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा हमारा, जल्दी से बोलो, टेन 45 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा।
और म्यूएस अपने को कितना दिया हुआ है 0.20 दिया हुआ है, म्यूएस हमें 0.20 यहाँ प्रोवाइडेड है। तो यहाँ इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से आर की वैल्यू हमें कितनी पता है 40 मीटर, आर की वैल्यू हमें पता है 40 है, जी की वैल्यू अगर मैं बात करूं जी हम यहाँ लिख सकते हैं 9.8 ले लो तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, 9.8 ले सकते हो। और उसके बाद टेन थीटा तो अपने को पता ही है ना, ये कितना हो जाएगा 1 + 9.8 है ना, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस। ठीक है, 10 लेके करना है 10 लेके कर सकते हो यार, कोई वो घबराने वाली बात नहीं है। आप यहाँ से r और 9.8 भी ले सकते हो। 1 सेकंड, मैंने उसको ब्रैकेट के अंदर गलत लिख दिया था, 1 सेकंड। यहाँ पे था हमारा रूट ओवर r कितना था मेरा 40, 9.8 और यहाँ से क्या आ जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.2 यानी कि 0.8। सब्स्टिट्यूट कर लोगे ना, म्यू एस मेरा 0.2 है, टेन थीटा 1 है तो ऊपर 1.2 हो गया, 1 माइनस 0.2 ये आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली, ये ऊपर देखो कितना आ रहा है 196 आ रहा है ऊपर अप्रोक्सीमेटली, या जो भी है एग्जैक्टली वैसे 24 के आसपास ही आएगा जो भी आंसर है। 10 लेके कर लो, 9.8 लेके कर लो। सर 196 नहीं आएगा, कितना आ रहा है 576 के आसपास आएगा। 600 ओ मैं 196 क्यों कह रहा हूँ, 14 क्यों लिख रहा हूँ मैं, ठीक है सॉरी। कितना आएगा 5 600 के आसपास आएगा। 600 के आसपास आ रहा है। Yes, चलो sir. रफली हम 600 लिख लेते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली ये 24 ही 588 आएगा है ना। ओके, अप्रोक्सीमेशन करके हो जाएगा। मैंने 196 लिख दिया, वो 14 का स्क्वायर होता है 24 का नहीं, सॉरी। आप 10 लेके भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है आप 10 लेके भी सॉल्व कर सकते हो, तो 10 लेके तो एग्जैक्ट 600 आ रहा होगा शायद, है ना। अगर आप 9.8 की जगह 10 ले रहे हो तो Yes, sir. एग्जैक्ट 600 आ रहा होगा शायद। डन। Yes, sir. वैसे ये मैंने होमवर्क में डाल दिया था, कई बच्चों ने कर लिया होगा पर सबने तो नहीं किया होगा, आई नो। चलें आगे, चलो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ फटाफट सोच के। अभी पढ़ाया मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले, सोचो। अभी कोई आंसर नहीं करेगा, वेट, अभी कोई नहीं करेगा, मैं टाइमर दे रहा हूं, टाइमर के बाद आंसर करना, तब तक सब सोच लें, 30 सेकंड के बाद अपना रिप्लाई देना। तो भाई बैंकिंग ऑफ रोड का केस है ये, देखा जाए तो वही है ना। उसमें फ्रिक्शन कहाँ लगता है, अप द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। क्या आंसर है आपका, बोलो। बोथ एंड बी। बोथ एंड ऊपर भी लग सकता है Both नीचे A भी and लग B. सकता है, अभी हमने देखा है ना बिल्कुल कि सर। सर ऊपर भी लग सकता है नीचे भी। अगर हमारी स्पीड बहुत ज्यादा है तो कहाँ लगेगा, डाउन द इंक्लाइन। अगर स्पीड कम है तो कहाँ लगेगा, अप द इंक्लाइन। यानी कि इसका आंसर बोथ ए एंड बी आएगा, राइट। डन। आसान था यार ये क्वेश्चन, तो आसान था है ना, ये तो आसान था, इसमें तो कुछ मुझे लिखना भी नहीं पड़ा, ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ओके, डेथ वेल, यस क्या कह रहे हो बेटा। मैम स्टेप 2 समझ में नहीं आया। ये कौन सा आ गया मैम बच्चा, ये ओवरलैप कर रही है किसी की वॉइस या तो। ओके, डेथ वेल, डेथ वेल क्या होता है, ये देखा आप लोगों ने कहीं, Yes, sir. क्या होता है इसको, मौत क्या का कहते हैं, कुआं। मौत का हाँ, मैम। कुआं, मौत का है ना। अब भी होता है क्या ये कहीं, मैंने तो देखा नहीं अब ये काफी टाइम से, होता है क्या कहीं, यस सर, अभी भी होता सर है। होता है अभी। होता है। अच्छा, अब यहाँ तो होता कई है। जगह बैन हो गया ना, पर होता होगा कहीं ना कहीं, मौत का कुआं देखा आप लोगों ने, सुना है इसको, मूवीज वगैरह में तो देखा ही होगा, नहीं अगर Yes, आपने sir. देखा होगा, है ना। ऐसे एकदम वर्टिकल सी वॉल होती है और Old ऐसे ऐसे movies ऐसे में। ऐसे 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 देखे वो भी घूमते, हैं। है ना, देखे है ना। Yes, sir. हाँ, तो तुम्हें लगता पहली बार जब देखा होगा तो तुम भी चौंक गए होगे यार, ये बाइक और कैसे कार कर पा दोनों रहे हैं, चलता है। है ना। अच्छा, तो पहली बार जब देखा होगा तो सब चौंक गए होगे, ये हो कैसे रहा है ना, पॉसिबल कैसे है ये, है ना, ये कैसे चला रहा है गाड़ी इस तरीके देखे से। तो हैं, बट सर पैसा जो अचानक जो लेता है ना सर, मतलब अरे बस करो भाई, समझ लो अब, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब है ये कर कैसे रहे हैं, पहले इस पे दिमाग लगाओ, ये हो कैसे रहा है, ये मौत का कुआं बना कैसे, ये चला कैसे। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे हो क्या रहा है, कि जैसे ही मतलब ये गाड़ियां इसके अक्रॉस ऐसे घूमने की कोशिश कर रही है, लाइक अ ब्लॉक, अगर मैं यहाँ कंसीडर करूं, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आप लोगों को एक नॉर्मल रिएक्शन मिलता है दीवार से, क्योंकि आप सर्कल में घूम रहे हो तो दीवार आपको एक नॉर्मल रिएक्शन देती है,
ठीक है ना। और क्योंकि आप सर्कल में घूम रहे हो, अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा तभी तो आप सर्कल में घूम पाओगे। तो यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन है वो आपको दीवार दे रही है, और नॉर्मल रिएक्शन एक तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसकी तरह काम कर रहा है, बोलो, सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस एक्टिंग लाइक ए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो दीवार से आपको नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है, इस आदमी को यहाँ नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा होगा, वो इस सर्कल के सेंटर में, जिस सर्कल में ये घूम रहा है ना, उसके सेंटर पे लग रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन ही किसके बराबर है, बोलो, यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसको बचा कौन रहा है, mg से, तो इसको नीचे गिर जाना चाहिए। सोचो कौन बचा रहा है, फ्रिक्शन, है ना। तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा, इसको कौन बचा रहा है, फ्रिक्शन, है ना। तो वो बोल रहा है क्या मिनिमम स्पीड रखनी चाहिए, यानी कि मैं यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन ले लेता हूँ, एफएस मैक्स। तो मुझे बताओ फटाफट, अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स उसके mg को बैलेंस कर रहा होगा। मैं ये लिख लेता हूँ कि जो मेरा एफएस मैक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बोलो, mg के इक्वल हो जाएगा। और एफएस मैक्स किसके इक्वल होता है, ठीक है ना, एफएस मैक्स mg के इक्वल हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एफएस मैक्स इज बराबर mg, और एफएस मैक्स होता किसके इक्वल है, म्यू एस इंटू नॉर्मल, और ये किसके बराबर हो गया, mg के। और आपने बोला सर नॉर्मल रिएक्शन ही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, mv स्क्वायर बाय r है, ये हमारा mg के इक्वल हो गया। m से m हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, कितनी वेलोसिटी आ जाएगी आपकी, जल्दी से देखो। वेरी गुड। तो ये रूट के अंदर कितना आ जाएगा, rg डिवाइडेड बाय म्यू एस, यही आ जाएगी ना हमारी वेलोसिटी। समझ में आ रहा है, इस केस में आपकी ये वेलोसिटी है, ये मिनिमम वेलोसिटी है ना। इतनी वेलोसिटी से आपको घूमना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको क्या होगा, नीचे गिर जाओगे। तो इतनी वेलोसिटी आपको चाहिए, इससे तेज वेलोसिटी जाओगे तो बच जाओगे, बट इतनी मिनिमम वेलोसिटी आपको चाहिए। ठीक है, नोट कर लो इसको, क्या बोलते हैं इसको, मौत का कुआं, डेथ वेल। ओके सर जी बेटा। सर यहाँ पे नॉर्मल सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ कैसे बराबर हुआ? देखो आप सर्कल में घूम रहे हो ना, अगर आप थोड़ा यहाँ ध्यान से देखो, ये हमारा कुआं है बेटा, जैसे है ना, मान लो ऐसे है। तो अगर आप अपनी गाड़ी को देखो वो ऐसे है, तो आप कह रहे हो सर को सर्कल में हमें घूमती हुई नजर आ रही है, तो फ्रिक्शन बैलेंस करोगे, फ्रिक्शन तभी लगता है जब कोई नॉर्मल हो, है ना। बिना नॉर्मल के तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं। और ये सर्कल में घूम रहा है तो कोई फोर्स तो लग रहा होगा ना हमें, ठीक है ना, ये कोई फोर्स तो लग रहा होगा ना। आप क्या करो, एक ग्लास लो, ग्लास के अंदर, ऐसे आपने कई बार देखा होगा, ऐसे ग्लास के अंदर आप एक ऑब्जेक्ट को डालो और ऐसे ऐसे करके घुमाओ, तो इसके साइड में ऐसे बाउंड्री में घूमने लग जाता है ना। किसको, Yes, ऑब्जेक्ट को क्या होता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन मिलता है। वो कैसे मिलता है, क्योंकि एक नॉर्मल रिएक्शन दीवार देती है यहाँ पे। इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से भी समझ सकते हैं, मैं समझाऊंगा बाद में कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है जिसको सूडो फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। उस पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे, बट अभी आप इसको जनरली समझ लो कि अगर ये घूम रहा है तो सर्कल, कोई सेंटर पे फोर्स तो होगा, बिना सेंटर पे फोर्स लगे वो ऑब्जेक्ट घूम ही नहीं सकता। लॉजिकल है, अगर सेंटर की तरफ कोई फोर्स नहीं है तो वो सर्कल में घूम नहीं सकता। तो कोई फोर्स तो होगा जो सेंटर की तरफ लग रहा होगा। और इस केस में क्योंकि ये ऑब्जेक्ट दीवार को यहां दबा रही है, तो दीवार इसको राइट साइड फोर्स दे रही होगी। तो इसी नॉर्मल रिएक्शन को देखा जाए, वही सर्कल के सेंटर की तरफ लग रहा है, तो यही नॉर्मल रिएक्शन सेंटर पे है, इसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देंगे, ठीक है। तो दीवार इसको ये फोर्स दे रही है, जब हम सर्कल में घूम रहे तो दीवार से ये फोर्स इसको सेंटर की तरफ मिल रहा है। ओके ओके सर। सर मतलब मौत का कुआं में रियल में ऐसा होता है क्या, कुछ प्रकार का मतलब? हाँ, तो ये सच्ची में है, कोई मजाक तो ना कर रहे हैं हम, ये सही में इक्वेशन ठीक है, ऐसी ही ऐसी तो इक्वेशन मतलब से। सर इसमें कुछ हैबिट या कुछ काम तो करता हूँ, क्या नहीं चीज, तो आम आदमी तो मतलब नहीं तो नहीं इतनी स्पीड जाएगा। अटेन करना, एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये मौत का कुआं ऐसे नहीं होता। आपने कभी देखा होगा, वो ऐसा होता है, थोड़ा सा स्फेरिकल होता है पहले नीचे। तो जब आप अपनी Yes, sir. गाड़ी यहाँ से शुरू करते हो तो आप कम स्पीड से करते हो, जब आप स्पीड गेन करते जाओगे तो आप बड़े सर्कल में घूमते जाओगे, वो ऐसा होता है ना। आप स्पीड गेन करते जाओगे तो बड़े सर्कल में घूमते जाओगे। यार ऐसे तो एरोप्लेन की भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मैं तो नहीं उड़ा सकता। अगर मुझे कोई बोल दे ये ऐसे दबाना है वैसे दबाना है, तो उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। तो ऐसे तो मौत का कुआं ऐसे ही नहीं है कि हर कोई कर लेगा। तो आपको बता दूं मैं, ये कर लोगे तो भी तो आप सिर्फ बताने से थोड़ा हो जाता है ऐसे। ऐसे तो इलेक्ट्रिशियन का भी मैं बता दूंगा, ये वाली तार यहाँ लगती है, वो वाली लगती है, बट तुम लगा थोड़ा ना पाओगे, नहीं लगा पाओगे ना। वैसी मौत का कुआं है, वो होता है इसी वजह से। उन्होंने Yes, फिजिक्स sir. नहीं पढ़ी हुई, उन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ी, बट उनको एक्सपीरियंस से पता है कि ऐसे ऐसे करूंगा तो मैं गिरूंगा नहीं। वो फिजिक्स से हम Basically Yes, एक्सप्लेन sir. कर Thank रहे you, हैं, sir. ठीक है ना, ठीक है। सर वो
स्पीड से स्टार्ट करते हैं, लाइक इसलिए ऐसा होता है। कोई कुछ कह रहा है क्या? बहुत स्लो आवाज आ रही है बीच में किसी की। बढ़ाते रहते हैं सर, लाइक वो कम स्पीड से स्टार्ट करते हैं और फिर स्पीड बढ़ा देते हैं। हाँ, पहले वो कम स्पीड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कम स्पीड, आप देखो ना यहाँ से फॉर्मूला क्या आया था, जरा फॉर्मूले को ध्यान दो। क्या फॉर्मूला था बोलो? RG डिवाइडेड बाय म्यू। तो आपकी जब स्पीड कम होगी तो आपका रेडियस भी छोटा होगा। अब जब स्पीड बढ़ाते जाओगे तो आपका सर्कल का रेडियस भी बड़ा होता जाएगा। तो मतलब अगर जितने बड़े सर्कल में घूमना है उतनी तेज स्पीड से आपको घूमना पड़ेगा, है ना? दिख रहा है ना? देखो फॉर्मूले से ही दिख रहा है। बड़ा रेडियस में घूमना है तो बड़ा वेलोसिटी चाहिए, छोटे सर्कल में घूमना है तो छोटे वेलोसिटी से भी काम बन जाएगा। जहां आपकी स्पीड 0 हो गई तो आप वापस यहाँ आ जाओगे। तो आप ये भी तो कह सकते हो सर इस सर्कल से वापस कैसे उतरता होगा वो धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी घुमाता होगा और छोटे सर्कल में आने की कोशिश करता होगा, और करते 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 फाइनली यहाँ पहुंच जाता होगा। ठीक है, ऐसे बनता है ये। देखो एक क्वेश्चन है, क्या आप इसका आंसर कर सकते हो? देखो ध्यान से, आप आराम से कर सकते हो। फॉर्मूला आपके सामने है, अभी जस्ट डिस्कस किया। पहले मैं टाइमर दूंगा, टाइमर से पहले प्लीज जवाब मत देना। मैं चाहता हूं सारे बच्चे इसका जवाब दें, फटाफट सब लग जाओ। 40 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम इस पे। ऑप्शन बी। अरे 40 सेकंड के बाद कंट्रोल ही नहीं होता है सर। कभी कभी तो हमसे क्वेश्चन होते हैं और आप उसमें जवाब नहीं देने देते हमें। फॉर्मूला तो पता है ना? चलो फॉर्मूला बता सकते हो, आंसर नहीं। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे ये बता दो। सर अंडर रूट RG बाय म्यू एस। है ना? अभी देखा है ना, जस्ट अभी देखा है ना। अब तो बस सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर आ जाएगा। तो अंडर रूट कितना? आर कितना? ऑप्शन बी आ रहा है सर, ऑप्शन बी पर सेकंड। ऑप्शन बी आएगा। बी सर। सभी का आ गया क्या? यस सर। ठीक है, कमाल कर दिया भाई तुमने। ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगा। रूट ऑफ 900 आ रहा होगा फिर तो, है ना? चलो बढ़ जाओ, मैं आगे। नोट तो नहीं करना किसी को, अब इसको भी नोट करना है क्या? फॉर्मूला तो अभी मैंने बताया ही था ना, अंडर रूट कितना है फॉर्मूला? अंडर रूट RG बाय म्यू एस। उसी फॉर्मूले को डाले बस। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका आंसर आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो आज हमें डिस्कस करना है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, बट एक चीज और, उससे पहले हमें एक बार डिस्कस करना है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन भी। वर्टिकल से पहले एक बार मैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पे भी डिस्कशन करूंगा। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, ठीक है? जरा अपनी नोटबुक में इसको इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा है इस बार इससे क्वेश्चन मतलब एक आध साल में जरूर आएगा। तो ये थोड़ा सा हॉट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नीट लेवल का टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और एक दो ही वेराइटी है इसमें क्वेश्चन की, ज्यादा भी नहीं है। तो आप आराम से देखना, मजेदार क्वेश्चन आता है और ईजी भी आता है। यहाँ ऐसा है कि हमने एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, एक रस्सी से बांध दिया है ना। तो यहाँ हमने धागे से एक ऑब्जेक्ट को बांध दिया है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसका मास मैं ले लेता हूँ m, और इसको टेबल पे घुमा रहा हूँ। मतलब ये टेबल पे घुमाया जा रहा है, नीचे टेबल पे रखा होगा, और इसको कैसा मोशन दे रहा हूं मैं? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। और इसका रेडियस कितना ले लिया मैंने? r। तो ये ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है, टेबल पे पड़ा है। मतलब आप ये मत कहना सर गिर क्यों नहीं रहा, नीचे mg लग रहा है। अरे ये टेबल पे पड़ा होगा, है ना? तो नॉर्मल और mg बराबर हो रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, उनको देखने की जरूरत नहीं है। सो आप लोग बिल्कुल इससे निश्चिंत रहे। मतलब ये टेबल पे पड़ा होगा, इसकी कोई टेंशन अपने को लेनी नहीं है। बस हम लोगों को ये देखना है कि इसका सर्कुलर मोशन कैसे हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा फोर्स है जो इसको सर्कल में घुमा रहा है? उस फोर्स का क्या नाम है बताओ? सेंट्रीपिटल फोर्स तो होता है, बट इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? किससे बंधा हुआ है ये बोलो? किससे बंधा हुआ है? रस्सी से या धागे से बंधा हुआ है। तो कौन धागा इस पे कोई फोर्स लगा रहा होगा? टेंशन, है ना? आप बोलोगे सर यहाँ टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स है सर। तो यहाँ पे आप बोलोगे अच्छा, यहाँ पे जो टेंशन है वो क्या है हमारी, किसकी तरह काम कर रही है बोलो? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो टेंशन इज दी सेंट्रीपिटल फोर्स। आप यहाँ इजीली लिख सकते हो, यहाँ टेंशन इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी कि T मेरा किसके इक्वल हो जाएगा? अगर मैंने बोला कि ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ये रोटेट कर रहा है इस तरीके से ओमेगा से, तो आपका आंसर क्या आएगा बोलो? T इज इक्वल्स टू m r ओमेगा स्क्वायर। बट अगर इसकी लेंथ मैंने बोल दी ऐसे, देखो क्वेश्चन में अगर रस्सी देगा तो उसकी तो आपको लंबाई देगा, है ना? तो जो इसका रेडियस होगा वो इसकी लंबाई हो जाएगी, रस्सी की L हो जाएगा, है ना? तो आप बोल सकते हो m r या फिर m L ओमेगा स्क्वायर। क्या टेंशन यही हो जाएगा मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स? और अगर आपको इसकी स्पीड दे दे
हमें इसकी स्पीड भी पता है, हमें पता है ना v इज इक्वल्स टू क्या होता है, एल ओमेगा ही तो होता है ना, तो हम जानते हैं इसकी स्पीड दे दे तो टेंशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, mv स्क्वायर बाई आर, यानी कि mv स्क्वायर बाई एल। L. ठीक है ना, ये फॉर्मूला ओमेगा की टर्म्स में लिखा गया है और ये वाला फॉर्मूला स्पीड की, लीनियर स्पीड की टर्म में, दोनों फॉर्मूला सेम है। ठीक है ना, ये भी तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स है। रस्सी की जो लेंथ है वही रेडियस का काम करेगी यहाँ। ठीक है ना, रस्सी की लंबाई रेडियस का काम करेगी। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर एक बार फिर से बता दीजिए। क्या बताना बेटा? टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि टेंशन ही है जो इसको सर्कल में घुमा रही है ना बेटा, और वो हमेशा सेंटर की तरफ भी लग रही है टेंशन, आप कहीं भी देख लो बेटा। तो टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला तो आपको पता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है या एम बी स्क्वायर बाई आर होता है। तो मैंने तो बस फॉर्मूला ही लिखा है, टेंशन एम एल ओमेगा स्क्वायर या फिर एम बी स्क्वायर बाई एल। ठीक है, एल क्या है बच्चे, जैसे अगर आप एक धागे से ऑब्जेक्ट को बांध के ऐसे ऐसे घुमा रहे हो हवा में, है ना, आपने एक धागे से एक ऑब्जेक्ट को बांधा और आप ऐसे हवा में ऐसे 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 घुमा रहे हो, अगर आप इसको हवा में घुमा रहे हो तो डेफिनेटली सर जो धागे की लंबाई है वही क्या बन जाएगा, इसका रेडियस बन जाएगा ना, होगा ना बेटा ऐसे। ठीक है ना, तो आपको पता है ना सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला तो नहीं भूल गए, सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है या फिर एम बी स्क्वायर बाई आर होता है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। इस केस में टेंशन है सेंटीमीटर फोर्स। ओके, इस केस में टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टेंशन भी कांस्टेंट रहेगी, इतनी टेंशन आपको देनी पड़ेगी। अच्छा, रस्सी को एकदम से काट दूं तो क्या होगा, अगर मान लो यहाँ मैंने रस्सी को कट कर दिया, टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है ना, टेंजेंट के अराउंड स्टोन चला जाएगा। है ना, कैसे जाएगा, अगर मैं यहाँ से रस्सी को एकदम से पहाड़ कट चला कर दूं, जाएगा। तो स्ट्रेट जाएगा। है ना, ऐसे जाएगा परपेंडिकुलर, जो भी रस्सी की लेंथ है उससे परपेंडिकुलर जाएगा, है ना। अगर मैंने जैसे मान लो यहाँ काटा तो यहाँ काटा तो इधर चला जाएगा, यहाँ काटा तो इधर चला जाएगा, यहाँ काटा तो इधर चला जाएगा, जो भी वेलोसिटी की डायरेक्शन है टेंजेंशियल डायरेक्शन में चला जाएगा। जिस मोमेंट पे रस्सी काटोगे उसी मोमेंट पे वो टेंजेंशियली फ्लाई करेगा। चाहे तो लिख लो, अगर हमने रस्सी कहीं भी काटी तो ऑब्जेक्ट टेंजेंशियली फ्लाई करेगा, वो टेंजेंशियली निकल जाएगा सीधा, क्योंकि फिर वो सीधे पाथ पे जाएगा, फिर वो मुड़ेगा नहीं, क्योंकि मुड़ने के लिए फोर्स चाहिए। आपने रस्सी काट दी, अब फोर्स है नहीं, रस्सी काटने का मतलब है टेंशन जीरो, टेंशन जीरो मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, मतलब अब वो सर्कल में नहीं घूमेगा, वो सीधा निकल जाएगा। ओके, इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है जो मैं अभी बता रहा हूं, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कॉमन है। इस तरीके की प्रॉब्लम की आपने क्या किया, यहां पहले एक ऑब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो मुझे बोल दिया m1 है, फिर आपने एक दूसरा ऑब्जेक्ट लगा दिया, फिर इसके आगे एक और ऑब्जेक्ट लगा दिया और इसका मास मुझे पता है m2 है, और अब इसको सर्कल में घुमा रहे हैं। ठीक है ना, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सर्कल में घुमा रहे हैं, ऐसे 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 घुमा रहे हैं। तो अगर मैं, ये फिक्स पॉइंट है, दिस इज अ फिक्स पॉइंट, सर्कल में घुमा रहे हैं तो m1 भी सर्कल में घूम रहा होगा, बट m1 इस सर्कल में घूम रहा होगा, और m2 भी सर्कल में घूम रहा होगा, बट वो अलग रेडियस वाले सर्कल में घूम रहा होगा, दोनों ही सर्कल में घूम रहे होंगे, राइट, है ना। क्या चीज सेम होगा इसका, v या ओमेगा, पहले ये सोच के बताओ, अगर दोनों ही सर्कल में घूम रहे हैं क्या चीज सेम होगा, v या ओमेगा? ओमेगा। ओमेगा। दोनों की एंगुलर स्पीड सेम होगी, v सेम नहीं होगा, याद रखना। ये ऐसे घूम रहे हैं एक्सिस के अबाउट, तो आप कहोगे सर ये दोनों ही घूम रहे हैं, दोनों का ओमेगा सेम है, मैंने पहले भी बताया था ना, दोनों सेम टाइम में सर्कल कंप्लीट करके आएंगे ना, तो दोनों का थीटा हो गया 2 पाई, और जितने सेम टाइम में आ रहे हैं तो यानी कि दोनों का ओमेगा क्या होगा, सेम, सेम फ्रीक्वेंसी से घूम रहे हैं, सेम, अगर हम ध्यान से देखें टाइम में ये वापस आ जाएंगे, यानी कि दोनों का ओमेगा होगा सेम। ठीक है ना, अगर मैं बोलूं यहां से यहां तक जो लंबाई है, यहां से यहां तक जो मेरी लेंथ है वो मेरी L1 है, और यहां से यहां तक जो मेरी टोटल लेंथ है ये मेरी है L2। ठीक है ना, यहां से यहां तक जो मेरी लेंथ है L2 है, या फिर ये भी कह सकता हूं मैं, ऐसे लेते हैं ज्यादा मजेदार हो जाएगा, अगर मैं ये लंबाई यहां से यहां तक की लेंथ L2 ले लूं, चलो ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ m1 किस रेडियस में घूम रहा है, m1 का रेडियस क्या है, L1 और m2 का रेडियस क्या है, L1 plus L2 L1 प्लस L2। क्या ये फील कर रहे हो ना दोनों अच्छे से, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा ना भाई, जो पिंक वाला रेडियस है वो L1 है, और ब्लू वाले का जो रेडियस है वो बड़े रेडियस में घूम रहा है, वो कितना है, L1 प्लस L2। अच्छा, m2 को सर्कल में घुमाने वाला फोर्स देखा जाए क्या है, m1 पे यहाँ, m2 पे यहाँ टेंशन लग रही होगी, है ना, इस टेंशन को मैंने नाम दे दिया T2। तो अगर आप सिर्फ m2 को देखो तो इसको ये T2 टेंशन ही तो है जो घुमा रही है, तो क्या T2 टेंशन को लिख सकते हैं हम क्या
m2 और इसका रेडियस आपने कितना बताया था, जल्दी से बोलो कितना रेडियस था, L2 L1 plus प्लस L2 L2 और omega किससे square, घूम रहा था ये, ओमेगा स्क्वायर omega से। square. क्या मैं ओमेगा ये लिख सकता हूँ T2 को, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है सर। ना, दिख रहा है ना ये सबको, ये इंक ज्यादा ब्राइट वो तो नहीं है, ज्यादा डार्क तो नहीं, और ये दिख रहा है ना सबको, ओके। Yes sir. और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सिंपली अगर मैं इसके अलावा बात करूं इसकी, अगर मैं बात करूं इस पे M1 पे, तो M1 के बारे में आपका क्या कहना है, इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है M1 के लिए, मैं मान लेता हूं एक टेंशन यहां लग रही है, दिस इज T1, तो M1 पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन बताएगा मुझे, M1 T1 पे minus T2 plus T2. T1 माइनस T2 लगेगा। अगर आप बहुत ध्यान से M1 को देखो, ध्यान से M1 पे, यहां देखो पहले सब यहां नजर डालो, M1 पे दो टेंशन होंगी, एक नहीं बेटा, M1 पे जो राइट वाली रस्सी है वो इसको इधर खींचने की कोशिश करेगी T2 से, और जो लेफ्ट वाली रस्सी है वो इसको लेफ्ट साइड T1 से खींचने की कोशिश करेगी। तो अगर मैं M1 को ध्यान से देखूं, M1 पे नेट फोर्स क्या है, M1 पे एक फोर्स लेफ्ट साइड है, एक राइट है, पर सेंट्रीपिटल फोर्स कहां होता है, सेंटर की तरफ। तो अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करूं M1 पे, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन M1, ठीक है ना, अगर मैं बात करूं सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे, ऑन M1, तो आप कहोगे सर M1 ऐसा है, इस पे एक तो यहां टेंशन लग रही है T1, एक यहां लग रही है T2, तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ चाहिए ना अपने को, तो नेट फोर्स इस पे कितना हो जाएगा, T1 माइनस T2, ये मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स है, दिस इज माय सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसको क्या लिखेंगे, इसका मास कितना है बोलो, M1, इसका रेडियस कितना है बोलो, L1 L1, और किससे घूम Omega रहा है ये, square. ओमेगा Omega स्क्वायर से, M1 L1 ओमेगा स्क्वायर। और फिर देखो ये तो बहुत आसान है, अब T1 को यही रहने दो, कितना है ये, M1 L1 ओमेगा स्क्वायर प्लस T2, और T2 आप जानते हो, अभी आपने निकाला था T2 कितना है, ऊपर देख के बताओ कितना था, M2 L1 plus L2 omega square. M1 L1 प्लस L2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आपने यहाँ T1 भी निकाल लिया और आपने T2 भी निकाल लिया। अभी हम इसको एक ही स्टेप में करना सीखेंगे, अभी तो मैंने पूरा पूरा समझाया है, फिर अभी आपको मैं एक ही स्टेप में करना सिखाऊंगा कि एक ही स्टेप में आंसर कैसे लाना है, पूरा डिराइव कर रहे बिना, फील के साथ। ओके, नोट कर लिया सबने, सर थोड़ी देर रुक जाइए। चलो लिखो लिखो। सर उतार लीजिए। नोटेड, जी ओके। सर। तो भाई देखो, अगर आप कहोगे सर थोड़ा जल्दी अगर ऐसा प्रॉब्लम करना हो तो क्या करें, आप बड़े ध्यान से समझना, यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पहला वाला ऑब्जेक्ट लिया है, तो सबसे पहले इस वाले ऑब्जेक्ट पे हम टेंशन देखेंगे, मान लेते हैं T1, ये मेरा सेंटर है ना, ये पॉइंट O हो गया। फिर हमने कहा सर दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना दो यहाँ, फिर हमने यहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है ना, यहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, और इसका मास मैंने लिख लिया है M2, और पहले वाले ऑब्जेक्ट का जो मास है हमने कितना लिख लिया है, M1, ठीक है ना। अब आपको बस इतना देखना है, पहले वाले का रेडियस जो भी दे रखा है, मान लो इसका रेडियस क्या दे रखा है, L1, और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, L2, ठीक है। सो अगर आप सबसे पहले देखो, आपको टेंशन किस पे निकालनी है, आपको M2 पे निकालनी है, तो M2 पे यहाँ टेंशन देखो, सबसे पहले कोने वाले ऑब्जेक्ट पे ले जाओ, जो बाहर वाला है, पहले बाहर वाले ऑब्जेक्ट को नोटिस करना स्टार्ट करो, बाहर वाला ऑब्जेक्ट ये है, तो सबसे पहले इसका टेंशन निकालो, बाहर वाले ऑब्जेक्ट पे मान लो यहाँ टेंशन लग रहा है T2, तो T2 तो सबसे आसानी से निकल जाएगा, T2 का फॉर्मूला क्या होगा, जो भी आपका मास है M2, और जो भी इसका रेडियस है, रेडियस कितना है हमारे केस में बोलो, L1 प्लस L2, और जिस भी ओमेगा से घूम रहा है उसका स्क्वायर। देखो T2 तो सबसे आसानी से निकल जाएगा, जो ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ है पहले उसका टेंशन निकालना है, बाद में अंदर वाले का निकालना है, पहले बाहर वाले का फिर अंदर वाले का। और फिर अगर आपको अंदर वाले का निकालना है तो आप कहोगे सर इस पे दो टेंशन है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, तो सिंपली अगर आप ध्यान से देखोगे इस पे आप कहोगे सर इस पे दो टेंशन है, एक तो लेफ्ट साइड भी है और एक राइट साइड है, तो अगर आप इस पे टेंशन लिखोगे T1,
तो इस पे जो टेंशन होगी वो कितनी हो जाएगी, एक तो इसका पहले सोचो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, जल्दी से बोलो m1, और ये किस रेडियस में घूम रहा है, L1 ओमेगा स्क्वायर, प्लस जो बाहर वाली टेंशन है उसको और जोड़ दो, बाहर वाली टेंशन को और जोड़ दो, और बाहर वाली टेंशन कितनी है हमारे पास, जल्दी से बोलो, वो कितनी थी, m2 L1 प्लस L2 ओमेगा स्क्वायर। यानी कि जब अंदर वाले ऑब्जेक्ट का टेंशन निकालना होता है ना आपको ये वाला, तो उस केस में हम क्या करते हैं बोलो, उस केस में इसका सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस बाहर वाली टेंशन कर देते हैं, यानी कि m1 L1 ओमेगा स्क्वायर प्लस जो बाहर वाली टेंशन है, मतलब राइट वाली टेंशन को यहां जोड़ दो, तो आप एक ही स्टेप में आंसर लिख सकते हो। आप ऐसे 3 ऑब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हो, यहां मैं सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट के लिए कर रहा हूं, आप कह सकते हो कि सर 3 ऑब्जेक्ट के लिए भी ये क्वेश्चन आ सकता है क्या, जरा पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखें, हम 3 ऑब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं। मान लो ये पहला वाला ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1 और ये इसका सेंटर है, फिर हम दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इसका मास m2 ले लेते हैं, फिर हम तीसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इसका मास क्या ले लेते हैं, m3। इसको मैंने ले लिया सबसे पहले L1, इस डिस्टेंस को मैंने ले लिया L2, इस डिस्टेंस को मैंने ले लिया L3। अब ये तीनों ही सर्कल में घूम रहे होंगे, इसका रेडियस L1 होगा, इसका रेडियस L1 प्लस L2 होगा, और ये भी सर्कल में घूम रहा है, इसका रेडियस क्या होगा आप समझ रहे हो, इसका रेडियस L1 प्लस L2 प्लस L3 होगा। तो सबसे पहले किसका टेंशन निकालना चाहिए, जल्दी से सोचो, सबसे पहले बाहर वाले ऑब्जेक्ट का, है ना, तो आप बोलोगे सर m3 का निकालो सबसे पहले, तो यहाँ टेंशन कितना मान ले, T3। अब T3 बताओगे मुझे, T3 कैसे निकालें बोलो, T3 सबसे पहले, T3 सबसे आसान है, L1 प्लस L2 प्लस M3 है ना, ओमेगा स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर यहाँ टोटल रेडियस होगा L1 प्लस L2 प्लस L3, यही होगा ना, तो आप बोलोगे सर ये तो सबसे आसान है, M3 और इसका रेडियस क्या है, L1 प्लस L2 प्लस L3 ओमेगा स्क्वायर, सबसे आसानी से T3 निकल जाएगा। फिर किसका नंबर लगाए बोलो, T2 का, है ना। अब T2 की बारी, अब इस पे टेंशन देखो, अंदर की तरफ क्या टेंशन मान लेता हूं मैं, T2, और बाहर की तरफ क्या टेंशन मान लेता हूं, T3। तो जब आप लोग T2 निकालोगे, फिर आप इसका मास लोगे, क्या है बोलो, M2, फिर इसका रेडियस बताओ कितना है, इसका रेडियस यहां से यहां तक L1 प्लस L1 प्लस L2 1 प्लस L2 है ना, तो T2 क्या आएगा, M2, फिर आप लिखोगे L1 प्लस L2 ओमेगा स्क्वायर, और फिर बाहर वाला टेंशन जोड़ना है, मैंने बताया था ना, फिर जो आपने ऊपर निकाला था उसी को जोड़ दो जो ऊपर पहले निकाला था, यानी कि M3 L1 प्लस L2 प्लस L3 ओमेगा स्क्वायर इसमें जुड़ जाएगा। फिर और अंदर आओगे तो टेंशन और बढ़ेगा, ठीक है ना। अब हम तीसरे वाले पे आते हैं, अब हम M3 की बात करेंगे। आपने बोला सर मान लेते हैं अंदर टेंशन मेरी T1 है और बाहर की तरफ T2 है, तो जब T1 निकालेंगे तो पहले तो इसी के लिए लिख लो, T1 क्या होगा, M1, और इसका जो रेडियस है वो L1 है, तो M1 L1 ओमेगा स्क्वायर, और फिर बाहर वाली टेंशन, जो इसके बाहर टेंशन थी T2, उसको जोड़ दो, तो T2 ये पूरी थी, इस पूरे को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि M2 L1 प्लस L2 ओमेगा स्क्वायर प्लस M3 L1 प्लस L2 प्लस L3 ओमेगा स्क्वायर। आ गया समझ में। बैक स्लाइड कर देना, थोड़ा सा लिखना है। बैक स्लाइड में तो पिछली चीज ही दोबारा लिखी थी बेटा, नया थोड़ा ना लिखा था, उसमें तो बस मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, वो कुछ नया नहीं था। सर जी बेटा, मतलब ये जैसे हम मान ले कि 3 पत्थर है, तो ये 3 पत्थर एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं। हाँ ये एक ही रस्सी से बंधे, मान लो मैंने एक रस्सी में ना क्या करा, पहले एक पत्थर लगाया, उसी रस्सी से दूसरा अटैच कर दिया, फिर तीसरा, है ना, तीनों एक ही साथ ऐसे ऐसे फिर घुमा रहा हूँ मैं, बिल्कुल सर, जैसे माला नहीं होती है ना, ऐसे बांध के फिर ऐसे ऐसे घुमा रहे, लाइक बिल्कुल दैट। सर। जी एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा, सर अगर एक ही रस्सी है तो एक ही टेंशन होगा। नहीं बेटा, मैंने एक बार बताया था ना, रस्सी एक है, बट यहाँ से यहाँ तक रस्सी के बीच में जब मास आ जाता है ना, तो रस्सी अलग अलग होगी, आप ये कह सकते हो। मतलब वो बच्चा जो पूछा था उसका मतलब ये है कि सर यहाँ से यहाँ तक ये तीनों साथ घूम रहे हैं, उसका एक ही रस्सी का मतलब ये था। एक्चुअली क्या है, यहाँ एक रस्सी है, उसके बाद एक मास आ गया, तो जब दो रस्सियों के बीच में एक मास होता है तो दोनों जगह टेंशन अलग हो जाती है, ठीक है ना। जब तक रस्सी के बीच में मास नहीं आता, यहाँ टेंशन सेम होगी, हाँ सर यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। अगर मैं यहाँ कोई मास लगा दूं तो इधर और इधर की टेंशन अलग हो जाएगी, ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। तो इसको मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक ही रस्सी है ना, बट ये एक साथ घूमेंगे, हम ये कह सकते हैं सबका ओमेगा सेम होगा, ठीक है ना, सबका ओमेगा कैसा होगा, सेम होगा। थैंक यू सर। ओके बेटा। सर आपने वो 2-2 बार लिख दिया है। क्या बच्चे? सर प्लस 2-2 बार लिख दिया है टेंशन 2 में।
कोई बात नहीं, इतना तो चलता है यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 बार प्लस नहीं लिख के आना भाई, एक ही बार लिख लेना आप। ठीक है, नोट कर लिया आप सबने? बढ़ जाओ ना मैं आगे, देख लो यार, कर लोगे ना एग्जाम में। ये स्लाइड एक बार फिर से बता दीजिएगा। क्या चीज बेटा? देखो सबसे पहले T3 निकालना है। T3 कैसे निकलेंगी? इसका सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है बोलो? m3 और इसका रेडियस इंटू ओमेगा स्क्वायर। फिर जब T2 निकालना है, यानी कि इस पे अंदर कितना टेंशन लग रहा है, तो हमें क्या बोला था? T2 निकालना है तो सबसे पहले इसका मास और उसके बाद इसका रेडियस और ओमेगा स्क्वायर, प्लस इस पे जो राइट साइड टेंशन है। देखो इस वाले के राइट साइड कोई टेंशन नहीं थी, बट इसके लेफ्ट में भी है राइट में, बट लेफ्ट वाली टेंशन मैं T2 निकालना चाहता हूं, तो मुझे मास, रेडियस, ओमेगा स्क्वायर प्लस जो राइट साइड वाली टेंशन है वो जोड़ दो। मतलब आप सबसे पहले T3 निकालो, T2 जब निकालोगे ना उसमें T3 वाली टर्म ऐड कर देना। और जब आप ऐसे T1 निकालोगे तो T1 में क्या करोगे आप? इसको देखो, इसका रेडियस है मेरा L1, तो M1 L1 ओमेगा स्क्वायर प्लस T2, और T2 मैंने ऊपर निकाला है, ये रहा T2, इसको मैंने जोड़ दिया, इन दोनों को इसमें जोड़ दिया। ठीक है सर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक साथ घुमाते हैं तो फिर उस पे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों फोर्स लगता है क्या? देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिर्फ एक सूडो फोर्स है, वो ऐसा नहीं है कि हर बार लगेगा, वो फ्रेम पे डिपेंड करता है। आप बिना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, मैंने बिना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, मैंने तो नाम ही नहीं लिया सेंट्रीफ्यूगल का अभी तक। नहीं ठीक है ना? मतलब मैंने पूछा। नहीं नहीं नहीं, वो एक ही वो फ्रेम की है। जैसे सूडो फोर्स नहीं हम पढ़ते थे, सूडो फोर्स फ्रेम पे डिपेंड करता है। अगर आप एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठोगे तो ही आप एक्सपीरियंस करोगे। अगर आप इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हो तो सूडो फोर्स नाम की कोई चीज नहीं है आपके लिए। ठीक है ना? तो जैसे मैं अभी जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो इनर्शियल फ्रेम से करा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सूडो फोर्स का नाम ही नहीं लिया बेटा कहीं भी। ठीक है? सर हाँ जी। सर इसमें लीनियर स्पीड सेम नहीं रहेगा? लीनियर स्पीड सबसे ज्यादा किसका होगा आपको क्या लगता है? क्या सेम होगा लीनियर स्पीड? नहीं ना। लीनियर स्पीड क्यों सेम नहीं होगा? क्योंकि तीनों का ओमेगा सेम है। पहले वाले का लीनियर स्पीड कितना होगा? अगर मैं V1 देखूं तो V1 होगा मेरा L1 ओमेगा, V1 होगा मेरा L1 ओमेगा, और V2 दूसरे वाले की स्पीड होगी L1 प्लस L2 ओमेगा। यस सर। तीसरे वाले की स्पीड कितनी होगी? V3 कितनी होगी? आप समझ रहे हो? जिसका रेडियस बड़ा उसकी स्पीड ज्यादा, L3 ओमेगा। सबसे तेज तो ये घूम रहा होगा ना M3। यस सर। है ना? आप तीन दोस्तों को घुमाओ, यहाँ 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 यहाँ, इसको कहो तुझे सबसे बड़ा वाला चक्कर काटना है, पिंक वाले को छोटा चक्कर काटना है, और येलो वाले को सबसे छोटा, और तीनों को साथ आना है, तो किसको सबसे तेज दौड़ लगानी पड़ेगी? इसको लगानी पड़ेगी ना। तभी तो यार सेम टाइम में यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। इसको तो कम भागना है, ये तो थोड़ा स्लो भी भाग सकता है, इसको तो बहुत ही कम भागना है, तो सबसे स्लो चलेगा। और अगर आप बिल्कुल यहाँ गिर जाओगे तो आपको भागना ही नहीं, आप सेंटर पे ही हो। ठीक है? थैंक यू सर। बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी, कौन बोल रहा है? हाँ सर, यहाँ पर M1 के रिस्पेक्ट में हम T2 को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह सकते हैं? नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो होता ही नहीं, अभी नाम ही मत लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कुछ अलग चीज है बेटा। T2 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है यहाँ, इनमें से कोई भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, और ना आप कह सकते हो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलग चीज होती है, अभी इस पर चर्चा ही नहीं की हमने। ठीक है? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट ही नहीं है, वो अलग ही दुनिया है, वो अलग तरीके से मैं समझाऊंगा। अभी आओ ही मत उस पे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और नाम भी मत लो, जिसने नहीं सुना वो कंफ्यूज हो जाएगा फिर। अभी चुप रहो, कुछ नहीं होता सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना? नहीं होता है, कुछ नहीं होता है सर। ठीक है? ओके, अब हम चर्चा करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे। सो विल डिस्कस अबाउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसमें वर्क पर एनर्जी का कंसेप्ट लगेगा। बेसिकली यहां मैं एनर्जी कंजर्वेशन के कंसेप्ट को इस्तेमाल करूंगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को यूज करने वाला हूं। ठीक है? सवाल क्या है? सवाल ये है, आपने धागे से, है ना, आपने एक धागे से एक ऑब्जेक्ट को बांधा हुआ है। नीचे ये ऑब्जेक्ट है, इसको आपने क्या किया हुआ है? एक धागे से बांधा है। ऑब्जेक्ट का मास है m। ठीक है ना? सो आप समझो, इसको मैंने ऐसे धागे से पकड़ा हुआ है। अब मुझे इसको धक्का मारना है, यहां से ऐसे धक्का मारना है कि ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन क्या है कि धागे से आपने एक ऑब्जेक्ट को बांधा है। ऑब्जेक्ट का मास कितना लिया आपने? m लिया। धागे की लंबाई, आप रस्सी की कुछ लंबाई ले लो, धागे की या रस्सी की, वो हमने इसकी लंबाई ले ली है l। और मुझे इसको ऐसे धक्का मारना है कि ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले, जस्ट कंप्लीट करे। यानी कि क्या मिनिमम स्पीड यहां दूं कि ये सर्कल कंप्लीट कर ले। तो क्वेश्चन है, व्हाट मिनिमम स्पीड, व्हाट मिनिमम स्पीड एट बॉटम should we provide
so that it will complete circular motion। ठीक है, मैं बॉटम पॉइंट पे क्या मिनिमम स्पीड दूं, कम से कम क्या स्पीड दूं कि ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले, है ना। और बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, है ना, वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है नीट में पहले भी, ठीक है ना। और इसका आंसर आपको रट जाएगा, आपको रटना ही चाहिए, फाइनली आपको इसका आंसर पता ही होना चाहिए, क्योंकि आप लोग बार बार थोड़ा ना कैलकुलेट करोगे, एक बार मैं समझाऊंगा। हाँ, होती वही है, बट कैसे आती है हम उसको निकालेंगे, ठीक है ना। √5GL इसका आंसर है, और आपको स्टैंडर्ड है, आपको याद रखना भी है, √5GL से देना होता है, बट ये आया कैसे, पहले हम निकालना सीखते हैं, ठीक है। कैसे इसको निकाला जाएगा, पहले इस पे हम चर्चा करते हैं। तो भाई बच्चों एक बात समझना ध्यान से, मैं इसको यहां स्पीड दे रहा हूं, मान लो मैंने कितनी स्पीड दी, v, मैंने नीचे कितनी स्पीड दी, मैं इसको कुछ स्पीड दे रहा हूं, v0 ले लेते हैं, मान लेते हैं बॉटम पॉइंट पे जो मैं इसको स्पीड दे रहा हूं वो कितनी है, v0 है, ठीक है ना। तो अब ये धीरे 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 ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, सबसे टॉप पॉइंट पे आ जाएगा, और फिर क्या होगा, जब सबसे टॉप पॉइंट पे आएगा तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए सबसे टॉप पॉइंट पे, यहाँ क्या स्पीड 0 होनी चाहिए, या कुछ होनी चाहिए, या क्या कुछ लग रहा है आपको क्या होना चाहिए। अच्छा, आपने कभी पत्थर को ऐसे घुमाया है हाथ में रख के, कुछ होनी चाहिए उसमें, नहीं तो वो आपने कभी नीचे गिर पत्थर को जाएगा। ऐसे रस्सी से धागे से बांध के कभी तो खेला होगा, कुछ घुमाया हाँ ऐसे सर, कभी घुमाया। कभी। आप एक चीज फील करते हो जब हम ऐसे रस्सी से बांध के इसको घुमाते हैं, जब ये ऑब्जेक्ट सबसे बॉटम पे होता है तो टेंशन सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा फोर्स आपको बॉटम पॉइंट पे लगाना पड़ता है। आप नहीं तो अभी एक काम करना है ना, क्योंकि ये फील करके ही आपको मजा आएगा, घर जाना, एक धागा लेना, उसके नीचे एक ऑब्जेक्ट को बांधना और ऐसे ऐसे घुमाना, आप फील करोगे जब ये ऑब्जेक्ट सबसे नीचे होता है ना, तो आपको सबसे ज्यादा आपके हाथ पे प्रेशर लगता है, आपके हाथ पे सबसे ज्यादा फोर्स फील होता है जब ये ऑब्जेक्ट बॉटम पे होता है। और जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर आएगा टेंशन घटता जाएगा। तो आप लिख सकते हो एज ऑब्जेक्ट, आप जरूर इसको लिखो, एज ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड, तो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव करता है, टेंशन रिड्यूसेस, टेंशन डिक्रीज करने लग जाता है, टेंशन डिक्रीजेस, तो टेंशन कम होने लगता है। मेरी बात ध्यान से समझ रहे हो, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा ना, अपने यहाँ कोई स्पीड दे दी, इस टाइम पे टेंशन मैक्सिमम होगी, है ना, यहाँ जो ऊपर लग रही होगी वो टेंशन मैक्सिमम होगी यहाँ पे, बट जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा टेंशन घटता जाएगा, टेंशन कांस्टेंट नहीं है, आपने कांस्टेंट स्पीड देके छोड़ दिया है, ऊपर जाते जाते टेंशन घटेगा, और टॉप पॉइंट पे टेंशन कैसा होगा, यहाँ पे मिनिमम होगा, इससे कम टेंशन कहीं नहीं होगी, मिनिमम टेंशन सबसे ऊपर होगा, सबसे कम टेंशन इसके, क्योंकि इससे ऊपर वो जा नहीं रहा, हमने बोला ऊपर जाते जाते कम होगा, तो आपका ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा, टेंशन आपका घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, और यहाँ पे मिनिमम होगा, और फिर से आपका टेंशन इंक्रीज करेगा, आप जैसे नीचे आओगे टेंशन फिर से इंक्रीज करेगा, और फिर बॉटम पे कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। यहाँ पे हमारा बॉटम पे टेंशन मैक्सिमम लगेगा, पहले ये रूल याद रखो। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ओके। अब मिनिमम क्या वैल्यू हो सकती है टेंशन की, सबसे कम क्या वैल्यू हो सकती है टेंशन की, 0। और हम यहाँ कह रहे हैं कि हम जस्ट सर्कल कंप्लीट करना चाहते हैं, यानी कि ये रोप जब ऐसे पहुंच जाएगा ना, ये ऑब्जेक्ट जब सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, टेंशन इतना कम हो जाएगा कि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0। ये किस केस की बात कर रहे हैं, जब आप चाहते हो कि वो जस्ट सर्कल पूरा करे, जस्ट कि जस्ट ऊपर जाने के बाद वो सर्कल क्या कर ले, पूरा कर ले, ऊपर जाने के बाद ये ऐसे आ जाए, वो सर्कल पूरा हो जाए, ऐसी सिचुएशन के लिए टेंशन टॉप पॉइंट पे 0 होनी चाहिए, टेंशन घटती जाती है, तो यहां कब सबसे कम कितनी हो सकती है, 0। 0 से कम तो हो ही नहीं सकती ना, नेगेटिव तो होगी नहीं, तो सबसे कम टेंशन टॉप पे होती है, और वो कितनी हो जाती है, 0। फॉर मिनिमम वेलोसिटी टेंशन एट द टॉप इज 0। आप चाहो तो इसको लिख लो कि आप जस्ट सर्कल कंप्लीट करना चाहते हो तो टेंशन टॉप पॉइंट पे 0 होगा। ओके, सो अब अगर मुझे एक बात बताओ, टेंशन यहाँ पे 0 है, तो आप मुझे यहाँ फोर्सेस बता सकते हो, कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा? मैं मान लेता हूँ इसकी लेफ्ट साइड वेलोसिटी, बड़े ध्यान से देखना, मैंने मान लिया इसकी लेफ्ट साइड में कुछ वेलोसिटी है ऊपर, मुझे नहीं पता कितनी है, मैंने बोल दिया v है, ठीक है ना। अब नीचे क्या फोर्स लग रहा है, इस पे कोई फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, टेंशन तो नहीं है पर कोई फोर्स तो लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा नीचे, mg। टेंशन क्यों डिक्रीज करेगा? टेंशन क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि आप जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट को, अभी अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ उठाते जाओगे तो आपको उसका भार ज्यादा नहीं उठाना। आप समझ सकते हो, जब आप रस्सी को ऐसे लटकाते हो, ऑब्जेक्ट को ऐसे लटकाते हो, तो आप उसके mg को बैलेंस कर रहे होते हैं, बट जैसे वो थोड़ा ऊपर जाता है तो आपका सिर्फ एक mg का कंपोनेंट बैलेंस करना है, यानी कि ऊपर जाते जाते टेंशन कम हो जाएगा। आप धागे से एक ऑब्जेक्ट को ऐसे बांध दो तो आपको उसका टेंशन फील ही नहीं होगा, वो ऑब्जेक्ट नीचे आने लगेगा,
बट अगर वो सर्कल में घूम रहा है तो कुछ टेंशन होगा, बट टॉप पॉइंट पे वो कह रहा है टेंशन घटते घटते जीरो हो जाएगा। इसको फील कर सकते हो, कुछ चीजें हैं जो आप थोड़ा सा फील भी करके देख सकते हो कि टेंशन ऊपर जाते 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 डिक्रीज होता है और मिनिमम वैल्यू यहाँ जीरो हो सकती है, इससे कम तो नहीं हो सकती। ठीक है, जीरो से कम तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो टॉप पॉइंट पे मैं क्लियरली ये कह सकता हूं सिर्फ एक ही फोर्स है और वो क्या है, mg। क्या ये फोर्स सेंटर की तरफ है? सब देख के बताओ क्या आपको दिख रहा है ये फोर्स कहां लग रहा है, बोलो। टुवर्ड्स दी सेंटर, यानी कि टॉप पॉइंट पे अगर इसके पास कुछ वेलोसिटी है v पे और ये सर्कल में घूम रहा है तो यही क्या मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा यहाँ पे, बोलो, है ना। एट लोकेशन बी, इसको लोकेशन बी कह रहे हैं, इसको लोकेशन ए कह रहे हैं। तो आप लिख सकते हो क्लियरली, आप लिख सकते हो एट बी, यहां से जो मेरा mg है वही मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स है। mg मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा, यानी कि बी पॉइंट पे मैं क्लियरली लिख सकता हूं mg मेरा m, और यहां स्पीड क्या मानी है मैंने, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है इसका, l है। तो यहां से आपको इसकी टॉप पॉइंट पे स्पीड मिल गई। इसकी टॉप पॉइंट पे जो स्पीड होगी वो कितनी होनी चाहिए, रूट lg। टॉप पॉइंट पे समझ में आ रहा है, सबसे ऊपर वाली स्पीड हमें मिल गई, वहां स्पीड कितनी होनी चाहिए, बोलो, रूट lg। अभी हमें यहां निकालनी है पर हमें b पे मिल गई, स्पीड एट b कितनी होनी चाहिए, रूट lg। इसको बहुत ध्यान से देखना, ये यूजफुल चीजें हैं। सबसे टॉप पॉइंट पे इतनी स्पीड होनी चाहिए। अब आप कहते हो कि सर ए पे भी निकाल के दिखाओ, तो ए पे कैसे निकालेंगे, इफ यू वांट टू कैलकुलेट स्पीड एट ए, यहां आप एनर्जी का कंजर्वेशन लगा दो। आप कहो कि सर मैं यहां खड़ा हूं, लेट अस से हम इसको बिल्कुल ग्राउंड तक मान ले, बिल्कुल ग्राउंड लेवल है, आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, सपोज आप ऑब्जर्वर हो और आप यहां से देख रहे हो, तो यहां से एनर्जी का कंजर्वेशन लगेगा। इस लोकेशन पे जो आपकी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी वही इस पोजीशन पे होगी बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि कोई फ्रिक्शन फोर्स, कोई एयर ड्रैग यहां नहीं है। तो आप बोल सकते हो बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, आप क्या लिख सकते हो, कहां पे कंजर्वेशन लगा रहे हैं, ए और बी पे। तो ए पे जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है प्लस जो काइनेटिक एनर्जी है वही पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, सो मैं अगर ए को ही रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूं तो आप मुझे बता सकते हो ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी लूं। अगर मैं ग्राउंड पे ही खड़ा हूं, ग्राउंड की मैंने कितनी मानते हो, मैं जीरो मान सकता हूं, रेफरेंस ले सकता हूं ना, यानी कि मैं यहां खड़े होकर इसको रेफरेंस ले सकता हूं। तो यहां मैं इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी बोलूंगा, बोलो, जीरो। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, सोचो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसका मास m है और a पे वेलोसिटी v नॉट है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। सब देखो, हाफ m v नॉट स्क्वायर, क्या ये लिख सकते हैं, सोचो। अब b पे कौन बताएगा मुझे, b पे सोचो पहले, हाइट कितनी हो गई इसकी, कितना ऊपर दिख रहा है आपको, बोलो, हाइट कितनी है इसकी, 2l प्लस l, कितनी हो गई, 2l। आप कह सकते हो अरे सर इसकी हाइट यहाँ पे तो हमें कितनी नजर आ रही होगी, 2l, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी mg 2l। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ना स्पीड जीरो नहीं है इसकी, यहाँ स्पीड v है, हमने निकाली है इसकी स्पीड v है, और v हमें पता है रूट gl, इसलिए हमने ये पहले निकाल लिया। ओ हाँ, यानी कि हाफ m v स्क्वायर, यानी कि वो कितना आ जाएगा, gl, है ना, देख रहे हो, इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, gl। अब क्या यहां से v नॉट निकाल सकते हो आप, सोचो, क्या यहां से v नॉट निकाल सकते हो, आराम से निकल जाएगा, यहां से v नॉट निकल जाएगा। देखो मैं यहां ऊपर करके दिखा रहा हूं, मैं यहां ऊपर कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, फाइनल कैलकुलेशन यहां करके दिखा रहा हूं, नीचे स्पेस कम है, बहुत इजी है बेटा। देखो m को आप पहले काट लो, जो चीजें पहले कैंसिल हो रही है ना, m आपको तंग कर रहा है, आप m को पहले काट लो, यहाँ क्या बचेगा, आप एलसीएम लो, 2gl है ना, यहाँ हो जाएगा 4gl प्लस gl, यानी कि आपका लेफ्ट साइड है v नॉट स्क्वायर बाय 2 और राइट साइड अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 2, है ना, एलसीएम देखो आएगा 2 और ऊपर बन जाएगा 5gl। तो आप देखो 2 ने 2 को मार दिया तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी रूट 5gl, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था ये होगा आंसर। तो यहां मिनिमम स्पीड आपकी रूट 5gl होनी ही चाहिए, तब सर्कल कंप्लीट होगा। दिस इज अ मिनिमम वेलोसिटी। तो वहाँ पे वी नॉट होगा ना, हाँ वी नॉट लिख दो, वी नॉट की ही बात कर रहे हैं हम, वी नॉट इज रूट 5gl, ठीक है। फाइनल आंसर मैं यहां लिख रहा हूं ब्रैकेट में बस, है ना,
कि मिनिमम वेलोसिटी बॉटम पे कितनी है, √5 GL। कर लिए बहन, दिख रहा है आपको? रुको दिख। ये माइक म्यूट करो, ये कहाँ से आवाज आ रही है? पाठशाला सेंट्रल टीम से। थोड़ा जल्दी नोट करके मुझे बता देना, जैसे ही नोट कर लो। 2 ही स्टेप है बेटा, तरीका बहुत आसान है। पहला तरीका है कि सबसे टॉप पॉइंट पे पहला स्टेप टेंशन 0 करना है, mg को सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट करके टॉप पॉइंट की स्पीड निकाल लेनी है, कितनी है, √GL। फिर a और b पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आसान है, बहुत आसान है, खुद जरूर करके देखना एक बार, ट्राई। जब तक करोगे नहीं तब तक होगा नहीं, मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है ना? डन सर। ओके, सभी सब नोट कर लें तो फिर मुझे बता दो जल्दी से। सभी का नोट हो गया क्या? मैं बढ़ जाऊं आगे? यस सर। नो सर नहीं हुआ। जल्दी लिखो, थोड़ा जल्दी लिखो, मैं फिर इसका रिकैप 30 फटाफट नेक्स्ट सेकंड। स्लाइड पे भी दूंगा ना, ताकि आपको बिल्कुल आंसर याद हो जाए। सर डन। नोटेड? यस सर। ठीक है, चलो एक बार ध्यान से देखो, फिर से फटाफट जरा एक बार रिकैप करते हैं। हमने इसकी लेंथ कितनी मानी थी? इसकी लेंथ हमने मानी थी L, है ना? और हम बॉटम पे क्या कह रहे थे, कितनी स्पीड होगी? जल्दी से बोलो, हमने जो भी निकाला है जल्दी से बोलो, कितनी स्पीड आई थी बॉटम पे? √5GL। ऐसे में ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता था, ऐसे में ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता था, है ना? इस तरीके से सर्कल कंप्लीट कर लेता था। टॉप पॉइंट पे मुझे बताओ, फटाफट बोलो, टॉप पॉइंट पे क्या स्पीड होती थी? जल्दी से फाइनल, यहाँ स्पीड क्या होती थी, √GL। है ना? यहाँ स्पीड लेफ्ट साइड होती थी, और कितनी होती थी हमने चेक की थी, ये कितनी थी बोलो, √GL। ये कौन सा वाला केस है जहां हमने मिनिमम स्पीड दी है? इतनी स्पीड आपको एटलीस्ट देनी पड़ेगी सर्कल पूरा करने के लिए। अगर मैंने यहां स्पीड √5GL से ज्यादा दे दी तो क्या सर्कल पूरा होगा या नहीं? सोच के बताओ, ज्यादा दे दी √5GL से तो होगा या नहीं? अरे बोलो, ये मिनिमम सर स्पीड है। अगर उससे ज्यादा दे दिए तो ऊपर में जीरो नहीं, ऊपर में टेंशन GL जीरो नहीं होगा ज्यादा ऊपर, पर सर्कल तो टेंशन पूरा जीरो होगा नहीं। ना। आप ये कहो हाँ कि सर, सर ये सर्कल तो पूरा हो मिनिमम जाएगा। है ना? सर ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा दोगे तो अच्छी ही बात है ना? ऐसा ही है ना भाई, आपके नीट में आने के लिए आपको 715 नंबर चाहिए ही चाहिए, आपकी फर्स्ट रैंक आ रही है, बट उससे ज्यादा ले आओगे तो अच्छा ही है ना सर, है ना? सर इस कॉलेज सर के लिए आजकल मुझे तो 680 तो 715 पे भी चाहिए नहीं ही मिलता चाहिए, है। सर इसके लिए मुझे 680 तो चाहिए ही चाहिए, और ज्यादा आ गए तो सर वो तो बहुत ही बढ़िया बात है, बोलोगे ना? वैसे ही मैं कह रहा हूँ, यहाँ मिनिमम वेलोसिटी √5GL चाहिए, तो ज्यादा दोगे तो काम नहीं बनेगा क्या? अरे बनेगा सर, आपने ज्यादा वेलोसिटी दे दी तो पक्का सर्कल पूरा होगा। बट इस स्पीड पे यहाँ टेंशन 0 हो जाती थी, स्पीड पे यहाँ क्या हो जाती थी, टेंशन 0। तो अगर आपने स्पीड √5GL से ज्यादा दे दी तो ऊपर स्पीड ज्यादा होगी और ऊपर टेंशन 0 नहीं होगा, इतना याद रखना। यस सर। आ रहा है समझ में सबको? ये बात क्लियर है ना? ओके, अच्छा कोई मुझे बता सकता है यहां पे टेंशन कितना होगा? सोचो, यहां पे टेंशन, सारे फोर्सेस बनाओ, देखो ध्यान से, मुझे बस यहाँ फोर्सेस बताओ, कौन कौन से फोर्स हैं? टेंशन ऊपर लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है mg बोलो, प्लस m ओमेगा स्क्वायर r। है ना? नीचे क्या लग रहा है बोलो, mg। टेंशन ऊपर लग रहा है और नीचे क्या लग रहा है, जल्दी से बोलो, mg। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर? टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स। देखो सभी बच्चे यहाँ देखो, अरे एक फोर्स ये लग रहा है, किधर लग रहा है, यहाँ टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर है और mg नीचे है, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर क्या होगा यहाँ से, टेंशन माइनस mg। क्या यही नेट फोर्स होगा जो टुवर्ड्स द सेंटर होगा?
T Yes, sir. minus mg is the net force which is towards the center. क्या यही मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा? यानी कि Yes, m sir. v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई l, इस वेलोसिटी को v नॉट बोला था ना, यानी कि आप लिखोगे अच्छा टेंशन हो जाएगा mg प्लस m बाई l V और naught v नॉट square by स्क्वायर L. को, हाँ एक मिनट मत बोलना बच्चे ताकि बाकियों को आवाज जाए मेरी, एक मिनट थोड़ा सा शांत रहना। m बाई एल और v नॉट स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? यहां से हम लोग लिखेंगे 5gl। l ने l को मारा, क्या टेंशन आया हमारा? 6 mg। कितना आया? 6 mg। तो ये मेरी टेंशन बॉटम पे है। दिस इज द मैक्सिमम टेंशन इस केस में। इससे ऊपर जाओगे तो टेंशन घटेगा, टॉप पे 0 हो जाएगा। ये बॉटम पे टेंशन आया हमारा। जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा टेंशन घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, 0। स्पीड ऊपर जाने से भी घटेगा, 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 और यहां क्या हो जाएगा? रूट जीएल। अब मेरा मन कर रहा है आप लोगों से एक सवाल पूछने का। क्या मुझे कोई यहां बता सकता है, बिल्कुल सामने इधर, है ना, मतलब 90 डिग्री एंगल पे बिल्कुल यहां सामने, यहां पे आपकी वेलोसिटी कितनी होगी और यहां पे आपकी टेंशन कितनी होगी? सोचो, इस पॉइंट को सी कह रहा हूं मैं। हमें सी पे वेलोसिटी, टेंशन 3 mg हो। ठीक है, दोनों चीजें निकाल ली क्या आप लोगों ने? बड़ी जल्दी निकाल ली भाई। सी लोकेशन पे वेलोसिटी और टेंशन, पहले सभी सोचो, सभी को सोचना है सी पॉइंट पे वेलोसिटी और टेंशन कैसे निकालेंगे। आप सब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो इन दोनों पॉइंट पे, लगाओ। टेंशन का कंपोनेंट लेके निकाल सकते हैं क्या? टेंशन का कंपोनेंट तो कोई आएगा नहीं ना बच्चा, टेंशन तो इधर ही है यहाँ। अगर हम ध्यान से देखें, अगर मुझे सी पे स्पीड निकालनी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर सी पे स्पीड निकालनी है, कौन सी एनर्जी? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लगाओ। अब मुझे बताओ, मेरा रेफरेंस पॉइंट यहां है, सभी को सोचना है, सभी को सोचना है। अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट यहां है तो मेरी यहां इस लोकेशन को हमने लोकेशन ए का नाम दिया था ना, इसको सी दिया था, इसको मैं कुछ बी कह रहा था। तो मेरी इनिशियल एनर्जी क्या होगी? जल्दी से बोलो। पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी। जल्दी से बोलो, पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या 0 होगी? Yes, sir. होगी ना, क्योंकि मैंने अपना रेफरेंस यही चूज किया है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हमने पहले भी किया है, हाफ एम और कितना हो जाएगा? 5gl, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर। अरे ठीक है ना, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं हाफ एम वी स्क्वायर करूंगा, हाफ एम वी नोट स्क्वायर करूंगा तो ये mgl मतलब 5gl आ जाएगा, वी नोट का स्क्वायर। चाहो तो मैं दोबारा पूरा लिख के कर दूं, बट समझ में आ रहा है ना। और सी पे बताओ, सी पे पोटेंशियल एनर्जी कौन बताएगा? आप यहां से खड़े होकर देख रहे हो, सी कितनी ऊंचाई पे नजर आ रहा है आपको? सी कितनी ऊंचाई पे नजर आ रहा है? क्या हाइट नजर आ रही है सी की? क्या हाइट नजर आ रही है आपको सी की? है ना, एल। हाइट 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 कितनी नजर आ रही है आपको? एल। तो यानी कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल क्या होगी? mgl। प्लस यहाँ की वेलोसिटी नहीं पता आपको, हाफ एम वी सी स्क्वायर लिख दो तो आप निकाल लोगे। कैसे? अब इसमें से ये माइनस कर लो, यानी कि लेफ्ट साइड क्या है? माइनस mgl इज इक्वल्स टू हाफ एम वी सी स्क्वायर। एम 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 सब कैंसिल हो जाएंगे, एलसीएम लेकर इसको काटोगे, ये हो जाएगा 3gl बाई 2 इज इक्वल्स टू हाफ वी सी स्क्वायर। हाफ से हाफ भी कटेगा तो यहां से जो वेलोसिटी आएगी वो √3gl आएगी। यहां से जो वेलोसिटी आएगी वो √3gl आएगी। सिंपल। तो सी पे वेलोसिटी √3gl। पहले वेलोसिटी जल्दी से नोट करोगे और टेंशन भी बताना है आपको। टेंशन इधर लग रहा होगा यहाँ, पहले वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी आ गया ना सभी का, √3gl। सभी देख लो फटाफट, वेलोसिटी यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से आई है, √3gl। खुद ही देख रहे हो स्पीड कम होती जा रही है। अब टेंशन देखो, टेंशन यहाँ कौन सा फोर्स है? देखो mg तो नीचे लगेगा,
mg तो नीचे लगेगा। तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स क्या है बोलो, सेंट्रीपिटल फोर्स। है ना। सेंटर की तरफ नेट फोर्स क्या है यहाँ पे, ये क्या है हमारा सेंटर की तरफ, टेंशन है। सी पे जो टेंशन है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। देखो ध्यान से, और तो कोई फोर्स है नहीं ना सेंटर की तरफ, राइट साइड तो कोई फोर्स है नहीं, तो लेफ्ट साइड जो फोर्स है वही टुवर्ड्स द सेंटर है, यानी कि टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो आप बोलोगे टेंशन एट सी इज सेंट्रीपिटल फोर्स m vc स्क्वायर डिवाइडेड बाई l, यानी कि आ जाएगा m बाई l, और vc स्क्वायर मतलब 3gl, यानी कि ये आ जाएगा 3mg। ये आ जाएगा आपका कितना बोलो, l से l कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3mg। तो आप कह सकते हो सी पे जो टेंशन है वो कितनी है, 3mg। हो गया। यस सर। सभी ने नोट कर लिया है। नो सर। मैं 20 सेकंड का टाइमर देता हूं, जल्दी से नोट कर लो फटाफट। नोट करने के लिए भी टाइमर है आज आपके पास। सर हाँ, सर वो जो सी माने का रेफरेंस पॉइंट है सर्कल का। सी पॉइंट, देखो ये ऊपर जा रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट जैसे ऐसे ऊपर जा रहा है। मेरा मन किया सी पॉइंट पे, जब बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा, सेंटर के सामने आ जाएगा। अभी भी ये ऊपर जा रहा है बेटा, अभी भी ये ऊपर जा रहा है किसी वेलोसिटी से, vc से। तो मैं वही जानना चाहता हूँ यहाँ जाके इसकी स्पीड कितनी होगी। रेफरेंस तो यहाँ लिया, यहाँ खड़े होके हम देख रहे हैं। रेफरेंस का मतलब होता है जहां आप इसकी हाइट 0 मान सको, जहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 मान सको। ऊपर जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक घटेगी। अब मैं चल रहा हूं आगे, ठीक है, टाइम अप। चलो ओके। सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं ऑलरेडी। सबसे इंपॉर्टेंट बातें मुझे पता है, यहाँ पे स्पीड देखो रट जाएगी। अब ये आपको 5gl होती है। अब तक तो मुझे लगता है काफी बच्चों को, जिसने पहले भी नहीं पढ़ी उसको रट गई होगी। हाँ सर, √5gl होता है। यहाँ पे कितनी आई थी अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ जा रहा है तो यहाँ कितनी आई है मेरी, बोलो √3gl। और यहाँ जाके कितनी आई है मेरी, बोलो इधर कितनी आई है, बोलो √5gl। √5gl तो यहाँ थी, पर यहाँ आने के बाद नीचे की तरफ हो जाएगी, और यहाँ कितनी हो गई बोलो, दोबारा से सेम हाइट पे है, देखो सेम हाइट पे आ जाओगे तो यहाँ दोबारा से √3gl हो जाएगी, है ना। √3gl है ना, यहाँ दोबारा से क्या हो जाएगी, √3gl। सेम हाइट पे आ गया ना, आप देखो ध्यान से, ठीक है ना। तो सेम हाइट पे आपकी स्पीड यहाँ पे सेम हो जाएगी। ओके, अब आप कह सकते हो सर आर्बिट्री हाइट पे स्पीड क्या होगी, या ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं, बट थोड़ा सा कम ही चांसेस है। इस पे क्वेश्चन आपका यही तक आता है, ये हो गया। अभी और भी क्वेश्चन, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी टॉपिक पूरा है। तो अभी पहले आपको ये बेसिक चीजें याद रखनी है। ये मेरी मिनिमम स्पीड है। ज्यादा स्पीड देने से आप जानते हो क्या होगा, अगर मैंने यहाँ ज्यादा स्पीड दी तो आपको यहाँ ज्यादा स्पीड मिलेगी, यहाँ भी ज्यादा मिलेगी, यहाँ भी ज्यादा मिलेगी, हर जगह की स्पीड बढ़ जाएगी। और इसमें यहाँ टेंशन 0 था, फिर यहाँ टेंशन 0 नहीं होगा, ठीक है ना। फिर वहां टेंशन 0 नहीं होगा। एक आधा क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, इजी सा सवाल है, सोचो और बताओ मुझे। इजी सा सवाल है, आसान सा सवाल है, सोचो और बताओ। A mass m is attached to a thin wire whirled in a vertical circle. The wire is most likely to break. क्या लगता है तार कहाँ टूटने के चांसेस ज्यादा होगा? सर टेंशन नीचे सबसे ज्यादा, ऑप्शन है। यार आपने धागे से बांध के एक ऑब्जेक्ट को घुमाया है, धागा वहीं तो टूट सकता है ना जहां सबसे ज्यादा टेंशन फील कर रहा है। तो उसने कहा सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी, सबसे ज्यादा चांसेस कहाँ है। आप कहोगे सर टेंशन की वजह से धागा टूटेगा, तो जहां टेंशन सबसे ज्यादा होगी सबसे ज्यादा उम्मीद वही है कि धागा वहां टूटे। तो आप कहोगे सर बॉटम पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होती है, तो हो सकता है आपकी जो रस्सी है, जो धागा है, वो यहाँ टूट जाए। यानी कि आंसर क्या आएगा इसका, बोलो ऑप्शन ए। देखा सबने ध्यान से इसको,
ठीक है, बॉटम पॉइंट पे चांसेस है। चलो इस क्वेश्चन को देखो, सोचो, फिर समझो। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। One end of the string of length 1 meter is tied to a body इतना mass. It is whirled in a vertical circle with angular speed या angular frequency ये दे रखी है. The tension in the string when the body at the lowest point. Lowest point पे टेंशन निकालनी है आपको, lowest point पे टेंशन निकालनी है और आपको ओमेगा दे रखा है। रट मत लेना कि 6 mg लिख दो, वो 6 mg तब था जब मिनिमम स्पीड से घुमा रहे थे, ऐसा कहीं क्वेश्चन में दिया नहीं है कि लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड मिनिमम है, ऐसा कुछ नहीं दिया है। आपको बस इतना बोला है स्पीड ये है, बताओ लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होगी। सोचो सोचो सोचो, लोएस्ट पॉइंट पे जल्दी से। सर ऑप्शन ए आ रहा है आपका? यस सर। बॉटम पॉइंट पे आप सबसे पहले ये सोचो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, सभी सभी करो। चलो हिंट है, यहां सेंट्रीपिटल फोर्स निकालो बॉटम पॉइंट पे। टेंशन कहां है? ऊपर। mg कहां है? नीचे। तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ क्या बोलोगे आप? सर T माइनस mg होगा, और वो किसके इक्वल होगा? m r ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीपिटल फोर्स के। या तो mv स्क्वायर बाय r बोलो या mr ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन में ओमेगा दिया है इसलिए मैंने mr ओमेगा स्क्वायर डाला है, या फिर मैं लिख सकता हूं ml ओमेगा स्क्वायर। जो लेंथ है वही मेरा क्या बन जाएगा? रेडियस। अब आप बोलोगे टेंशन, तो सर सिंपली हो जाएगा mg प्लस ml ओमेगा स्क्वायर। बस यही तो करना है। यहां से mg कितना है अपने पास? मास है 0.5। g कितना है अपने पास? वो है अपने पास 10 प्लस 0.5, लेंथ हमारी 1 है। ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास? 4 का स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 8 यानी कि 13, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे सर 6 mg आंसर होगा, अभी आपने पहले कराया था। याद रखो वो 6 mg तब आया था जब मैंने बोला था नीचे मेरी स्पीड मिनिमम है कि जस्ट सर्कल कंप्लीट हो। पर ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया कि मिनिमम स्पीड है, ज्यादा भी हो सकती है। उसने तो बस ये बोला कि स्पीड पता है हमें। तो आप सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर लो, T इज इक्वल्स टू mg प्लस ml ओमेगा स्क्वायर या mv स्क्वायर बाय r। आप इसको सिंपली यूज करके निकाल सकते हो। सर जी सर समझ में नहीं आया सर। यार तुम्हारा बहुत कैजुअल बिहेवियर है सर, समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आता बेटा, ये बताओ, खुल के बोला करो। क्या चीज, कौन सी चीज? सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं समझ में आया, टेंशन नहीं आया, mg नहीं आया? सर आप जो वहां पे सर वो मतलब आप बोले कि नहीं सर उसे इतना स्पीड से ज्यादा फेंकेंगे तो सर वेलोसिटी क्या आएगी सर, उस वहां से ही सर समझ में नहीं आ रहा सर। इस स्लाइड पे या पिछले स्लाइड पे? सर पिछले स्लाइड से सर। कुछ नहीं हो सकता बेटे तेरा, तू थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा सा समझ चीजों को। बिल्कुल जब पूरी दुनिया आगे निकल जाती है तू कहता है सर कल वाला पढ़ा दो। ऐसे नहीं होता है ना बेटे। इतनी देर से मैं पूछ रहा हूँ तब तो तूने जवाब दिया नहीं। अब मैं आगे चला गया 4-5 स्लाइड, अब तेरे को याद आ रहा है सर पिछला ही नहीं समझ में आया। ऐसे कैसे चलेगा भाई? अब तू 11th क्लास में आके बोले 9th वाले टीचर को यार समझ नहीं आया सर मुझे आपका पिछली क्लास में क्या पढ़ा रहे थे, ऐसे मजा आएगा टीचर को? गलत बात है ना। तुझे तब बोलना चाहिए था सर मुझे ये दोबारा बताओ। मैंने कितनी बार बताया था, वहां बताता ना मैं तुझे। अब देख कितना टाइम वेस्ट होगा बाकी बच्चों का इससे। नहीं सर, आप जब समझाते हैं तो सर वो छोटा सा पोर्शन समझ में आ जाता है सर, जब लेकिन वो दोनों चीज सर कंबाइन हो जाता है तो सर समझ में नहीं आता बाबू देख, सर। बिल्कुल अगर तूने फील किया ना तो तेरे को समझ में आएगा, और अगर तू बस ऐसी खोया रहा तो नहीं। तू मुझे एक बात बता, लॉजिक जनरल चीज क्या है? तू एक छोटा बच्चा भी है तो सबसे पहले यही सोचेगा यार मैंने धागे से एक ऑब्जेक्ट को बांधा है, तू इसको धक्का मारेगा तो क्या होगा? तो कहेगा सर ये आगे जाएगा, ऐसे ऐसे होगा। मैंने कहा और धक्का मारेगा, तूने कहा सर और ऊपर चला जाएगा। मैंने कहा इतना धक्का मार कि ऊपर तक चले जाए, तूने कहा ठीक है सर ऐसे मारा और ये ऐसे आ गया। तो हमने यही सीखा है कि इसको कितनी स्पीड से धक्का मारना है, √5gl से, तो ये ऊपर तक चला जाएगा। जी ऊपर सर। जाते जाते क्या इसका स्पीड डिक्रीज होगा? जी सर। होगा ना। तो यही तो हमने भी पढ़ा, और हमने यहाँ स्पीड निकाला। यहाँ कितना आ जाता है इस केस में? √3gl, और यहाँ कितना आ जाता है? √gl। यही तो अभी तक सीखा हमने। हाँ बोल, सर। सीखा है ना? हाँ है ना? सर। तो यही तो सीखा है, ऊपर जाते जाते स्पीड कम होगा। बता इसमें क्या चीज नहीं समझ में आई थी तुझे, बता। तो सर तो जो ऊपर में आप बोले सर एक बार वहां पे टेंशन जीरो हो जाता है तो टेंशन सर वहां जीरो पे ये हो जाता है क्योंकि तू अब अपने हाथ से रस्सी को पकड़ता है, तेरे को सबसे ज्यादा बोझ लगेगा रस्सी पे, तेरे हाथ पे सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा जब तू धागे को पकड़ के रखेगा।
यहाँ तेरे को लगेगा कि तेरे को धागा तेरे को खींच रहा है बड़ी तेजी से, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तेरे हाथ पे प्रेशर कम पड़ेगा। तू हाथ में एक दिन धागा ले, आज करियो ये बेटा, धागे से बांधियो एक ऑब्जेक्ट को और ऐसे ऐसे घुमाइयो, तो तू फील करेगा जो ऑब्जेक्ट नीचे होगा ना, तो तेरा हाथ नीचे की तरफ खिंचा चला जाएगा, रस्सी तेरे पे हाथ पे बहुत ज्यादा जोर देगी, यानी कि टेंशन बढ़ जाएगी बॉटम पे। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तेरे हाथ पे टेंशन कम तेरे को फील होगा, महसूस होगा। ये करके देखियो, आज नहीं करके देखा तो फील नहीं होगा, तभी कहते थोड़ा सा फील करो, थोड़ा सा करके देखो, है ना, ये करके देखना तब फील होगा, ऊपर सर जाते जाते वो कम होगा। फिर सर आपने बताया कि सर जब वो स्पीड सर उस रूट 5GL से सर ज्यादा फेंकेंगे तो सर ऊपर में सब हाईएस्ट पॉइंट क्योंकि यहाँ ऐसा हो रहा था, मुझे एक बात बता, कोई चीज यहाँ ऊपर जाके घट रही है, घटते 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 टेंशन, मैंने बोला कि जस्ट सर्कल पूरा होना है, तो वहां घटते घटते कम से कम कितना हो सकता है टेंशन, ये बोलो, 0 ही तो हो सकता है ना, इससे कम तो हो ही नहीं सकता है ना। तो मैंने वही बोला कि टेंशन 0 हो जाएगा जब तुम इस स्पीड से फेंकेगा। अगर तूने स्पीड बढ़ा दी तो तेरी यहाँ भी स्पीड बढ़ जाएगी, तो यहाँ भी बढ़ जाएगी, तो यहाँ टेंशन 0 नहीं होगी। टेंशन 0 होने का मतलब तब था जब तुम मिनिमम स्पीड की बात कर रहा था कि सर कम से कम कितनी स्पीड देनी पड़ेगी, तो मैंने बोला अगर तुम कम से कम स्पीड दोगे तो यहाँ जाके टेंशन जस्ट 0 हो जाएगा। अगर आपने उससे ज्यादा स्पीड दे दी तो ऊपर जाके टेंशन घटेगा घटेगा घटेगा, बट यहाँ टेंशन 0 नहीं होगा, थोड़ा सा 0 से ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपने मिनिमम से ज्यादा दे दिया। ठीक है, सर हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं क्या कि टॉप पॉइंट पर टेंशन 0 हो जाएगा, लाइक मैथमेटिकली? हाँ, क्योंकि हमने टेंशन को 0 ही माना है। अगर आप 0 नहीं मानोगे, अगर आप ऊपर 0 नहीं मानोगे तो ऊपर 2 फोर्स लगेंगे, mg प्लस t, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और मैंने mt को यहाँ 0 माना है और mg से इक्वेट किया, तब वो वेलोसिटी आई है ना बेटा, क्योंकि टेंशन को 0 माना है ना मैंने, तभी तो mg उसके इक्वल आया ना बच्चे। हाँ सर, वो तो समझ गया, लेकिन t इक्वल्स टू 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट व्हेन वी बहुत मिनिमम वेलोसिटी से जब नहीं नहीं, वेल्डेड इसका किया तो गया। फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं समझ रहे अभी तुम, ये समझो ध्यान से कि टेंशन कि रस्सी में टेंशन 0 होने का क्या मतलब है। रस्सी जब तक टेंशन होती है रस्सी खिंची होती है, खिंचाव, रस्सी का खिंचाव है टेंशन। आप ऊपर जा रहे हो तो वो खिंचाव कम होते जा रहा है, तो टॉप पॉइंट पे आपका जस्ट 0 हुआ है खिंचाव, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि रस्सी पे टेंशन बिल्कुल है ही नहीं, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है, खिंचाव ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब वो ऑब्जेक्ट आपके हाथ को खींच ही नहीं रहा है सर, बट वो जरा सा नीचे आएगा, वो खिंचाव आपको फिर फील होगा। उससे कम टेंशन तो हो ही नहीं सकता ना। हम इसी टेंशन को मिनिमम रख के ही तो सोच रहे हैं कि इतनी स्पीड देनी पड़े कि टेंशन, क्योंकि जहां टेंशन खत्म हो गई, क्योंकि टेंशन इसी सर्कल में घुमा रहा है, तो आपको कोई ना कोई सेंट्रीपिटल तो फोर्स चाहिए ना। तो टॉप पॉइंट पे mg इतना कैपेबल है कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स दे दे टॉप पॉइंट पे। अगर टेंशन 0 भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, mg तो दे ही देगा ना सेंट्रीपिटल फोर्स हमें। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, सो एक ये क्वेश्चन है, चलो इसको ट्राई करो सभी फटाफट। A point mass m is moved in a vertical circle of radius r with the help of the string. The velocity of the mass is itna at the lowest point. The tension in the string at the lowest point. आसानी से कर सकते हो, पिछले क्वेश्चन का ही भाई है बेटा, बहुत आसान है। ठीक है ना, बहुत आसान है। बस उसने क्या बोला है, यहाँ वेलोसिटी कितनी दे दी आपको, जल्दी से बोलो, √7 g/r, है ना, और टेंशन निकालनी है, mg नीचे होता है। अभी 2 बार क्वेश्चन कराया, जल्दी से कर दो अब इसका। सर ऑप्शन बी 8 mg। 8 mg is the correct answer. दोबारा से सब करो, भी कराया, टॉप बॉटम पॉइंट पर भी पीछे इक्वेशन लिखी थी ना, सब देखो, पीछे करा था ना, टेंशन ऊपर mg नीचे, तो नेट फोर्स कितना होगा, जल्दी से बोलो सभी, T माइनस mg होगा सर, और वो mv²/r होगा इस केस में, है ना, mv²/r होगा, यानी लेंथ को हमने r ले लिया, तो यहां से टेंशन क्या होगा, mg प्लस mv²/r होगा, और हम लोगों को यहाँ क्या दे रखा है, mg प्लस m/r, और v² की जगह क्या लेना है हमें, v की जगह क्या लेना है, √7 g/r, तो v² कितना हो जाएगा, 7 g/r, r से r कटा, तो यहां से हो जाएगा 8 mg। ठीक है, ये आया हुआ है, देख लो क्वेश्चन, अपने आप देख लो, आया हुआ है क्वेश्चन। तेरी सर जी सर हमारी तरफ से आपको आवाज आ रही है सर? हाँ बच्चे, आ रही है, आ रही है। जी सर, सर वो माइक का इशू हो गया था। हाँ, ठीक है, नोटेड, आगे बढ़ूं।
चलो ओके, हॉरिजॉन्टल नहीं, आगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे ही अभी चर्चा करते हैं। ओके, अब मेरा सवाल मिनट थोड़ा सा पीछे बदल, सर, हाँ जी 1 मिनट। पीछे लिखो लिखो जल्दी लिखो बेटा। चलो ओके, सो अब मेरा सवाल थोड़ा सा बदल गया है। अब मेरा सवाल है कि मुझे ना इस ऑब्जेक्ट को ऊपर तक नहीं ले जाना, सर्कल को पूरा नहीं कराना, मुझे इस ऑब्जेक्ट को बस यहां तक ले जाना है। इतनी स्पीड बताओ कि ये ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंच जाए। सोचो, इतनी स्पीड दूं कि ये ऑब्जेक्ट सिर्फ यहां तक पहुंच जाए। सोचो कैसे करेंगे, पहले तो ये सोचो, यहां तक पहुंचाना है बस मुझे इसको, ठीक है ना, बस यहां तक पहुंचाना है। बस यहां तक पहुंचाने का मतलब क्या है, यहां जाके स्पीड 0 हो जाए। आप कह सकते हो ना कि सर यहीं तक तो पहुंचाना है, तो यहां जाके स्पीड क्या हो जाएगी, बोलो पहले सोचो सभी, यहां जाके स्पीड क्या हो जाएगी। अच्छा, मतलब हमें पूछ रहा है मिनिमम स्पीड टू रीच बी, है ना, मिनिमम स्पीड एट ए टू रीच बी। तो आप बोलोगे सर ए पे कुछ स्पीड दे देते हैं, नीचे यू दे देते हैं, और हमें कहां पहुंचना है, यहां तक पहुंचना है। तो यहां आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो। हाँ बिल्कुल, √2gl आएगी, बट यहां कैसे करें, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना, सभी बच्चे सुने। ओके, अभी और बीच में कोई ना बोले ताकि मैं सबको समझा दूं। यहां आप लोग क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक। अभी कोई नहीं बोलेगा, अभी थोड़ी देर अपना अपना माइक म्यूट कर लें ताकि जब मैं पूछूं तब बताना बच्चों, ठीक है। अभी हम यहाँ लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैसे लगाएंगे, वैसे ही यहां हम एक रेफरेंस, मतलब हम यहाँ खड़े हो जाएंगे, और अब आप सोचो ए पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, प्लस ए पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। वो किसके इक्वल हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी, ठीक है ना। इस रस्सी की जो लंबाई है उसको हम एल ले रहे हैं, ठीक है। अब ए पे तो कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी नहीं क्योंकि आप यहीं से खड़े हो, और ए पे काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम, जो भी वेलोसिटी है ए पे उसका स्क्वायर, और बी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी जब वो यहां पहुंच जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे वो कितनी हो जाएगी, एम जी एल, क्योंकि ये लेंथ एल है। तो बी पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, एम जी और एल, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। और बी पे कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है क्योंकि इसकी स्पीड 0 है। बी पे कोई काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है क्योंकि हमें जस्ट वहां तक पहुंचना है। तो यहां एम एम को मार देगा, और वेलोसिटी कितनी आ जाएगी अगर आप ध्यान से देखोगे, √2gl। कितनी आ जाएगी बोलो, √2gl। यानी कि इतनी स्पीड अगर आप दोगे √2gl तो ये सिर्फ बी तक पहुंचेगा, है ना। अगर आप √2gl स्पीड दोगे तो वो सिर्फ बी तक पहुंचेगा। अगर इससे कम दोगे तो क्या होगा, सोचो, अगर मैंने √2gl से कम वेलोसिटी दे दी ए पे, अगर मैंने वेलोसिटी √2gl से कम दे दी तो क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए, कोई बताएगा, आप सोच के बताओ। अगर मैंने वेलोसिटी इससे कम दी तो क्या होगा, तो सर वो बी तक नहीं पहुंच पाएगा, सर वो थीटा तो 0 बी पे बीच में तक नहीं पहुंच वेलोसिटी पाएगा। 0 नहीं पहुंच पाएगा। तो पता है क्या होगा, सुनना ध्यान से, तो वो यहां तक कहीं पहुंचेगा। आप कहोगे सर वो कहीं आधे रास्ते तक पहुंचेगा, सर फिर वो बी तक नहीं पहुंच पाएगा, वो कहीं रास्ते तक पहुंचेगा और फिर वापस आएगा, फिर यहां पहुंचेगा फिर वापस आएगा। वो पेंडुलम की तरह काम करेगा। समझ में आ रहा है किसकी तरह काम करेगा, समझ रहे हो, वो पेंडुलम, पेंडुलम जानते हो ना, ये हाँ पेंडुलम सर, की तरह ऐसे ऐसे oscillate करता है ऑसिलेट करेगा, इट विल ऑसिलेट लाइक अ पेंडुलम। आ रहा है समझ में, अच्छा, अगर √2gl से कम स्पीड दे दे तो वो एक पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करेगा। ओके, √2gl से कम स्पीड पे पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करेगा, ये हमें याद रखना है। इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि √2gl से अगर कम स्पीड देंगे तो हाइट क्या होगी, ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब इस पे भी चर्चा करेंगे। ओके, यहां तक नोट कर लो, पहले जल्दी से नोट कर लो सभी, फिर मैं बताऊंगा। नोट करो, जल्दी जल्दी करो। ठीक है, कर दूं ना, आगे बढ़ू ना। हो गया सर।
अब मैं बढ़ रहा हूं आगे। ओके यस सर। ठीक है, अब सोचो ध्यान से कि इसी पे हम चर्चा करेंगे। अब इस तरीके से है, मान लो भाई अब आपसे यही बोलेगा कि हम कहां तक पहुंच रहे हैं, किस हाइट तक पहुंच रहे हैं, इस पे सवाल पूछे जा सकते हैं। मान लो आपकी स्पीड √2 GL से क्या है, कम है। हम वही वाला केस ले रहे हैं जब मेरी स्पीड ए पे कितनी है, इट इज लेस देन √2 GL। मतलब हम एक पेंडुलम की तरह बिहेव कर रहे हैं, अब एक पेंडुलम की तरह अपने सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में मान लो मैंने यहाँ इसका कुछ स्पीड दी v, है ना, मैंने यहाँ कुछ उसको स्पीड दी v, तो ये मान लो किसी एंगल तक पहुंच गया, इस एंगल तक पहुंच गया, और इस एंगल को हमने क्या बोल दिया, थीटा। ये एंगल को हमने क्या बोल दिया, थीटा। इसकी लंबाई कितनी थी हम जानते हैं, इसकी लेंथ कितनी मानी थी हमने, लेटस से हमने कितनी मानी हुई है, L मानी हुई है। ओके, सो ये ऐसे पेंडुलम की तरह गया होगा और यहां तक पहुंच गया होगा, है ना, पेंडुलम की तरह गया होगा और यहां तक पहुंच गया होगा। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये थीटा कितना होगा। आपसे पूछा जा सकता है फाइंड थीटा, आपसे थीटा के बारे में पूछ सकता है कि वो किस एंगल तक पहुंचेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। आपने यहाँ कोई स्पीड अप्लाई करी, मान लो v, है ना, तो आपसे पूछ सकता है अगर आपने बॉटम पे कोई स्पीड अप्लाई की जो √2 GL से कम है, तो बताओ यहाँ कितना एंगल बनेगा। तो ऐसे सवाल कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। ऐसे सवाल में आप थोड़ा सा ध्यान दो, आप यहाँ हल्की सी कंस्ट्रक्शन करो, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बेटा। ये आप व्हाइट कलर से देख सकते हो, मैंने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की है। यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल नजर आने लगेगा, क्या ये नजर आ रहा है आप सभी को, व्हाइट कलर से ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, है ना। इस ट्राइंगल में आप देख सकते हो इसका हाइपोटेन्यूज तो यही है ना, L, है ना, और ये मेरा एंगल है थीटा। तो आप मुझे बता सकते हो यहां से यहां तक की लंबाई, ये वाली लंबाई जो मैं पिंक कलर से बना रहा हूं, ये कितनी है, ये कितनी है इस ट्राइंगल की, जल्दी से देखो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, ये अगर L है तो ये बेस होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, L L cos cos थीटा। देख सकते हो ये मेरा L cos थीटा होगा। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो ये हाइट कितनी है, सोचो सोचो, ये हाइट बता सकते हो कितनी है, ये टोटल लंबाई कितनी है, बोलो, टोटल टोटल L, L और ये कितनी है, L cos थीटा। L माइनस हाँ शुरू से बोलो, ये कितनी है L, और ये कितनी है L cos थीटा। तो ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टोटल में से ये माइनस करना पड़ेगा। मतलब अगर ये L है तो इसमें से L cos थीटा को माइनस करना पड़ेगा, मतलब मुझे अपनी हाइट मिल जाएगी। तो ये कितनी मिलेगी, L माइनस L cos थीटा, यानी कि आप L को कॉमन लेके लिख सकते हो 1 माइनस cos थीटा। अच्छे बच्चे का मतलब जो एग्जाम सीरियसली देते हैं वो इसको याद रखते हैं। अच्छा हाँ, ये हाइट कितनी आती है, कितनी आती है, बोलो, L1 माइनस cos थीटा। समझ रहे हो अच्छी तरीके से, वो ये हाइट को याद रख लेते हैं। आप भी अगर इसको याद रखोगे तो cos थीटा बहुत आराम से आ जाएगा, अगर आप इसको याद रखोगे। इसके अलावा बस आपको यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है इन दोनों पोजीशन पे। मतलब आपको बस एक ये चीज याद रखनी है कि यहाँ से जो H है वो होगा मेरा L1 माइनस cos थीटा, आपको बस एक ये याद रखना है। और दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप यहाँ खड़े हो जाओ तो आपके पास सिर्फ कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ पोटेंशियल। यानी कि हम लिख सकते हैं जो यहाँ पे एनर्जी है, यानी कि हाफ mv², वो किसके इक्वल होगी, mg किसके, h के, या फिर हम सिंपली लिख दें mg L1 माइनस cos थीटा के। ठीक है ना, ये आप याद रख सकते हो अगर, क्योंकि मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको खुद दिख जाएगा क्वेश्चन कैसा आता है। ओके, बट ये कब का केस है, जब मेरी स्पीड √2 GL से कम हो, ये तभी का है, पेंडुलम वाले केस में। दिखाता हूं अभी क्वेश्चन, दिखाता हूं कैसा आता है, क्वेश्चन से ज्यादा आइडिया लगेगा हमें। दिखाऊं, अब करें, आगे बढ़े, नोट कर लिया ये सबने, यस सर। नोटेड ना, नो सर। जल्दी बेटा जल्दी, थोड़ा सा यस सर। हाथ तेज चलाएं। ओके देखो, अब सवाल देखो ध्यान से।
Find the maximum angle possible with the vertical when a ball of 1 kg is given an initial velocity 2 meter per second from bottom position as shown in the figure. तो सेम ही क्वेश्चन है, आपसे बस ये एंगल थीटा पूछ रहा है। क्या सेम ही क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछ रहा है? ये वाला एंगल थीटा। यानी वही इक्वेशन डायरेक्टली लगा सकते हो यहाँ, हाफ mv स्क्वायर को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? बोलो mgl 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा निकल जाएगा। पहले m से m को आप कैंसिल कर लो, ऑप्शन बी है ना? हाँ, ऑप्शन बी आएगा शायद इसका आंसर। पहले आप देखो ध्यान से, यहाँ m से m कैंसिल कर दें बेटा, और v कितना है अपने पास? v कितना है जल्दी से बोलो? 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और g मेरा 10 है, l मेरा 1 है, और यहां से आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा कितना? जल्दी से देखो ये कितना आ जाएगा, आप देख सकते हो, ये आ जाएगा 2, है ना? ये आ जाएगा 2, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बोलो? ये पहले मैं लिख देता हूँ इसको, ये हो गया 2, ये हो गया 10, 1 माइनस कॉस थीटा, और ये आ जाएगा 2/10 यानी कि 1/5, है ना? 2/10 यानी 1/5, 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल। तो यहाँ से आपका कॉस थीटा कितना आ जाएगा? सॉल्व करो, कॉस थीटा कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1/5 यानी ये 4/5 आ जाएगा। और कॉस थीटा कितना आ जाता है? थीटा कितना आ जाता है 45 डिग्री पे? बोलो 37 डिग्री। ठीक है, अब कई बच्चे कहेंगे सर हमें कैसे पता है यहाँ ये पेंडुलम वाला केस है? उसके लिए आप चेक कर सकते हो अगर किसी को शक है इस केस में, क्योंकि सारे आंसर आपके एक्यूट एंगल है। अगर आपको शक है तो आप चेक कर लो आपकी स्पीड √2gl से कम है या ज्यादा। चेक कर लो √2gl कितना होगा इस केस में? 2 टाइम्स g मेरा 10 है और लेंथ मेरी 1 है, यानी कि √20। क्या आपकी स्पीड √20 से कम है? हाँ, √20 2 से तो बड़ा ही है ना, तो आपकी स्पीड √20 से कम है, मतलब ये पेंडुलम जैसा मोशन करेगा। आगे बढ़े, नोटेड? आगे बढ़ रहे हैं? यस सर, डन। ओके, ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ऐसा भी केस हो सकता है, जैसे मान लो एक रिंग टाइप है ना? खोखली अंदर से रिंग टाइप है यहाँ पे, और मान लो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट को कोई स्पीड दे दी u। अब यहाँ धागा नहीं बांधा हमने, कोई धागा दिख रहा है आपको? नहीं है सर। बट यहाँ भी अगर हम ध्यान से देखें, एक फोर्स है जो सेंटर की तरफ है, वो क्या है? नॉर्मल। यानी कि ये बिल्कुल रस्सी जैसा ही केस हो गया, बस इसमें धागा नहीं है, बट नीचे से सपोर्ट है इस तरीके से। देख रहे हो ध्यान से? अब आप इस ब्लॉक को धक्का मारो, ये ब्लॉक ऐसे 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 अंदर की तरफ जाएगा, और हम कह रहे हैं कि ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले, तो आप कहोगे सर इसमें अलग से कुछ मत डिराइव करो। मैं भी बता रहा हूं इसमें कुछ अलग से डिराइव नहीं करना, आप इसको रस्सी वाला ही केस मान के चलो। आप मान के चलो ये धागे से ही बांधा हुआ है। अब धागे का काम नॉर्मल रिएक्शन कर रहा है। इसमें आप लिख सकते हो हियर नॉर्मल रिएक्शन जो है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल यानी कि n बिहेव्स लाइक टेंशन, जो हमने पहले पढ़ा था, बिहेव्स लाइक टेंशन। जो टेंशन का रोल था वो यहां नॉर्मल रिएक्शन का काम है। याद रखना सारे रिजल्ट सेम है, यानी कि अगर आप यहां से भी इनिशियल वेलोसिटी पूछोगे, मिनिमम वेलोसिटी पूछोगे कितनी होनी चाहिए? मिनिमम वेलोसिटी अगर आपसे पूछी जाए यहाँ पे ए पे क्या होनी चाहिए, एट ए लोकेशन क्या होनी चाहिए, तो आपका आंसर फिर से कितना आना चाहिए? बोलो √5gl। और आपसे पूछे यहाँ नॉर्मल रिएक्शन आएगा कितना इस केस में, तो अगर आप नॉर्मल रिएक्शन निकालोगे तो कितना आया था टेंशन? याद है उस केस में 6 mg आया था ना टेंशन, तो यहाँ वो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। यहाँ टॉप पे कितनी हो जाएगी नॉर्मल रिएक्शन? यहाँ आप टेंशन को 0 करते थे, यहाँ नॉर्मल को 0 कर दो, ठीक है ना? यहाँ पे वेलोसिटी पूछे तो आप कहोगे सर वही सेम √gl आ जाएगी सर। यहाँ पे वेलोसिटी पूछे इस केस में तो आपको पता है कितनी आ जाएगी? √3gl। अब तो याद हो गई होगी। सेम है सर, धागे वाला ही केस है, बस यहाँ नॉर्मल टेंशन वाला काम कर रहा है, यहाँ धागा बांधा नहीं है।
पर यहाँ जादुई धागा है, वो नॉर्मल रिएक्शन ही धागे का काम कर रही है, क्योंकि इसको नीचे से सपोर्ट है। जब आप इसको धक्का मारोगे तो टेंशन का काम नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होगा ऐसे, तो नॉर्मल रिएक्शन करेगी। ठीक है, नोट कर लिया? यस सर। आसान सा सवाल, अभी पीछे लिखा भी है इसका जवाब, जल्दी से बता दो। What is the minimum velocity with which a body of mass must enter in a vertical loop of radius r to complete the ऑप्शन loop? डी। मान लो ऐसे Option D, कोई, sir. हाँ वो कह रहा है ऐसे मान लो कोई वर्टिकल लूप है, तो इसमें D, sir. ऑब्जेक्ट को क्या वेलोसिटी दूं Option कि D. सर्कल पूरा हो जाए? क्या आंसर आना चाहिए? यही आ जाएगा, है ना? अभी तो पढ़ा है, थोड़ी देर पहले तो बताया मैंने, ठीक है ना? ओके, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ये अच्छा क्वेश्चन है, आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको कर लो, फिर उसके बाद हम सैटरडे को मिलेंगे। सैटरडे को मैं आगे के क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। ट्राई करो, पहले सभी कोशिश करो, सोचो। सर ऑप्शन डी। सर सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास होगा क्या? डी सर 5/4 डी। एक्स्ट्रा मान लो, या फिर मान लो इस वीक में एक क्लास मैंने एक्स्ट्रा रखवाई है, ताकि मैं कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चंस और करा सकूं। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी आ रहा है? यस सर 5/4। पक्का? श्योर? यस सर हाँ कंफर्म। सर ऑप्शन डी आ गया चलो सर। बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं, 20 सेकंड्स रह गए हैं, पहले एक बार टाइम अप हो जाए ताकि बाकी बच्चे भी ट्राई कर ले। ओके ठीक है। सो बच्चों, सबसे सिंपल बात है, आपको क्या समझ में आ रहा है पहले समझो, पहले ध्यान से। यहां से एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा जा रहा है, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 0। ये नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा, वेलोसिटी गेन करेगा, यहां इस पे कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, और आपको यहाँ मिनिमम क्या स्पीड चाहिए? आप जानते हो कि सर्कल पूरा हो जाए, बताओ यहाँ क्या स्पीड चाहिए होता है सर्कल पूरा करने के लिए? जल्दी से बोलो। √5g(r), यही तो होता है ना? जल्दी से बोलो, क्या ये मिनिमम स्पीड चाहिए यहाँ सर्कल पूरा करने के लिए? अगर इतनी Yes, स्पीड sir. होगी तभी तो सर्कल पूरा होगा, यही तो क्वेश्चन है कि आप इसको किस हाइट से छोड़ो कि यहाँ सर्कल पूरा हो जाए। तो आप कहोगे सर हाइट तो चलो जो मर्जी हो, हमें इतना पता है यहाँ मेरी स्पीड √5g(r) होनी चाहिए, तभी सर्कल पूरा होगा। तो यहां से हम हाइट निकालने के लिए इस लोकेशन पे, सी लोकेशन पे और ए पे एनर्जी का कंजर्वेशन लगा दो। जल्दी से बोलो, पोटेंशियल एनर्जी एट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी इज बराबर पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए। अब आप अपना रेफरेंस यहां ले लो, तो मुझे ध्यान से बताओ, इनिशियली क्या इस पे कोई काइनेटिक एनर्जी थी? नहीं थी, है ना? कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। क्या पोटेंशियल एनर्जी थी? कितनी? mgh। ये किसके इक्वल हो जाएगी बोलो? क्या यहां कोई पोटेंशियल एनर्जी है? नहीं है। क्या यहां पे कोई काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? ½ mv², और v मुझे पता है 5gr है, यानी कि आप यहां से लिख सकते हो mgh इज इक्वल्स टू ½ m, v की जगह आप लिख सकते हो 5gr, और यहां सब कुछ डायामीटर में दिया, आपको पता है r क्या होता है मेरा? d/2। r को d/2 लिख सकते हैं, यानी कि मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या लिख सकता हूं? 5mg, है ना? 5mg और d/2, और नीचे 2 है तो ये 4 हो जाएगा। अब आप m से m को कैंसिल करो, g से g को कैंसिल करो, और यहां से h का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5d/4।
ठीक है, डन सर जी। एक्सक्यूज मी सर। जी सर बेटा। ये जो एग्जाम में सिर्फ सर्कुलर मोशन आएगा ना, लॉज ऑफ मोशन का पूरा चैप्टर आएगा? नहीं बच्चे, सर्कुलर मोशन आएगा, बट सर्कुलर मोशन से रिलेटेड अगर कोई लॉज ऑफ मोशन जैसे टेंशन, एमजी, ये सब आ Yes, सकता है, क्योंकि वो अब देख रहे हो ना, इसी का पार्ट हो गया एक तरीके से, है ना। Yes. सर्कल वाले में ऐसा कुछ आ सकता है, ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे सर इक्वेशन ऑफ मोशन, अब मतलब फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाएंगे, अरे बनाना पड़ेगा। सर्कुलर मोशन में भी तो आ ही जाता है, देखो वर्क पर एनर्जी का यूज हो रहा है ना यहाँ भी। तो ये जो मैंने पढ़ाया है ना सर्कुलर मोशन के अंडर, जो Yes. मैंने लेक्चर लिए, अभी 3 लिए, एक और लूंगा, तो उन सभी को मिला के जो आया उतना आपको टेस्ट सिलेबस में देना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, ओके, चलो बाय बच्चों, मैं आप लोगों से मिलूंगा सैटरडे वाली क्लास में। कांग्रेचुलेशन सर, किस चीज का? चंद्रयान सक्सेसफुली लॉन्च हो गया सर। थैंक यू सो अरे मच अरे सर। वाह, बहुत बढ़िया, पक्का सत खबर? श्रीकाल सर। अभी अभी हुआ है क्या? सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून। बाय सर।